कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। आपने कहा सर बेयर एक्ट कौन सी होनी चाहिए, तो अजमल कसाब वगैरह, अफजल गुरु, मेनन के खिलाफ हमारे पास इतने सबूत थे कि आंख बंद करके यदि मैं अपनी बच्ची से कहता कि भाई ये अजमल कसाब जो है ये गुनहगार है कि नहीं, तो मेरी बच्ची भी कह देती कि हाँ ये गुनहगार है, इसने कैमरे के सामने हजारों लोगों को मारा। तो सीआरपीसी क्या कहता है, भाई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है तो अच्छे से करो, ट्रायल वगैरह चलाना है तो बढ़िया से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के साथ यूडीएचआर को सम्मान देते हुए करो। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कहा कि अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट लॉयर को समझ में आ रहा है कि दीपक प्रकाश, राकेश कुमार चौरसिया, गरिमा, जीनत अमान की क्या ताकत है जब ये बच्चे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होकर बैठेंगे अपनी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, जीएम की कोर्ट में। बड़े बड़े लॉयर, कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लॉयर, बेटा जेठमलानी जैसे लॉयर आपके सामने आके आर्ग्यू करेंगे इसी कानून सीआरपीसी के बारे में। जी नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आस्था, गौरव, अनुष्का, ज्योति, आशीष, अर्शवीर, एडवोकेट प्रियंका, कालसी, करण, नमस्कार नमस्कार। खुश रहो भाई, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद कहने की आदत डालो, एक ऐसी सेवा की तैयारी कर रहे हो जो संवैधानिक है, जो जय हिंद से जुड़ी है। जिस दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने के दिन से न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिटायरमेंट होने तक, भगवान करें हाई कोर्ट चले जाओ, एक ही विषय है, भारत की यूनिटी, भारत की इंटेग्रिटी, भारत की सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल्स को आपको अपहोल्ड करना है। ठीक है, तो चलिए आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लगभग 84 घंटे पढ़ने के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है सीआरपीसी, आज हम लोग सीआरपीसी की शुरुआत करेंगे। हाँ, तो बेसिकली मेरी जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये नीति 1.0 की है, लेकिन ये बेटा नीति 1.0 और नीति 2.0 दोनों ही बच्चों की जो क्लासेस हैं साथ में चल रही हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 सीआरपीसी बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है। इन शॉर्ट हम सीआरपीसी के इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे, केवल बातें करेंगे, कोई पढ़ाई नहीं होने वाली। लेकिन जिस तरह मैंने पहली क्लास में संविधानवाद पढ़ाया था और संविधानवाद पढ़ाकर पूरी 84 घंटों में बेटा हमने संविधानवाद की ही चर्चा की, तो जो आज चर्चा करूंगा वही आने वाले जितनी 40, 45, 50 जो भी क्लासेस चलें उसके लिए, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके प्रस्तावना को प्रतिस्थापित करेंगी, स्टैब्लिश करेंगी। तो आप सभी बच्चों का पुनः एक बार धन्यवाद है जी। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर प्लीज सीआरपीसी पढ़ाइए, सीआरपीसी पढ़ाइए। मुझे पढ़ाना नहीं था सीआरपीसी, ये आप लोगों की डिमांड थी, तो मैनेजमेंट को थोड़ा प्यार भेज दो, नहीं कि मैनेजमेंट ने मुझे ये मौका दिया। और चूंकि क्रिमिनल लॉ मेरा बहुत अच्छा है, सीआरपीसी मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक एक्टिव प्रैक्टिस में इंगेज्ड लॉयर हूं, साल भर में 25-30 बेल कराता हूं, 100-150 एफआईआर कराता हूं, तो निश्चित तौर पर संविधान के साथ क्रिमिनल लॉ से ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो आज जो चर्चा होगी वो बिल्कुल बेसिक चर्चा होगी, इस तस्वीर के साथ होगी। ये तस्वीर आप देखिए, ठीक है ना। सर बीएनएस पे ज्यादा फोकस करिएगा, ओल्ड सीआरपीसी पढ़ाएंगे। चलो सबसे पहले इसी सवाल से शुरुआत कर देते हैं। देखो भैया, जो बेसिक फंडामेंटल है, सीआरपीसी बोल लो, बीएनएसएस बोल लो, वो बिल्कुल एक है। मैं बेल के ज्यूरिस्प्रूडेंस, अरेस्ट के ज्यूरिस्प्रूडेंस, कन्फेशन, ज्यूरिसडिक्शन, कंप्लेंट प्रोसीडिंग, प्ली बार्गेनिंग, जो बीएनएसएस कहती है वही सीआरपीसी कहता है। हाँ, जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल आपको बताया जाएगा, नए सेक्शन आपको बताए जाएंगे। मेरी टीम पिछले 3 दिनों से काम कर रही है, थैंक यू सो मच। कल्पना, कुछ राइट टू प्रिवेसी मत रहने दो तुम, ठीक है। तो मेरी टीम पिछले 3 दिनों से काम कर रही है, मुझे लगता है आज पॉजिटिवली आपको वो पूरा चार्ट मिल जाएगा जिसके आधार पर बेटा सीआरपीसी बीएनएसएस के जो पुराने और नए आर्टिकल हैं आप उसमें कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, नई वाली बेयर एक्ट सभी को लेनी होगी, पुरानी वाली बेयर एक्ट के साथ पढ़ना होगा। थोड़ा एक्टिक हो जाएगा एलाइशा, लेकिन अगर राजस्थान नहीं दे रही हो तो माइनर बाद में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे शाम को भी जाना है। ठीक है, मैं
शाम को इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो क्रैश कोर्स के बच्चों को भी एंगेज करना है, उनको भी सीआरपीसी पढ़ाएंगे। अच्छा चलो, अजमल कसाब को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। आपने कहा सर बेयर एक्ट कौन सी होनी चाहिए? हमेशा बेटा हर बच्चे को कोशिश करनी चाहिए, हिंदी मीडियम का हो इंग्लिश मीडियम का हो फर्क नहीं पड़ता, डिगलॉट एडिशन खरीदो, हिंदी भी पढ़ो इंग्लिश भी पढ़ो, एक साथ किसी बेयर प्रोविजन को इंटरप्रेट करो, उससे बेटा आपकी भाषा पे पकड़ मजबूत होगी। और बीइंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो आपको बेटा शुद्ध हिंदी में काम करना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। सर जुडिशली के लिए क्या सीआरपीसी के सारे सेक्शन याद करने होंगे? नो एंड नेवर। यहीं पर बेटा एजुकेटर की भूमिका आती है, वो आपको बताता है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं आज कुछ कोर एरियाज आपको बतलाऊंगा, जो कोर एरियाज मैं आने वाले 45 से 50 क्लासेस में कवर करूंगा। एक पेरीफेरल एरिया भी होता है, वो आपको छोड़ना नहीं है, तो मैं आपको पेरीफेरल एरिया भी बता दूंगा जो आपको खुद से करना है। हाँ, इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा कोर एरिया में, जो 85 to 90% आपका पेपर है वो बेटा इसी कोर एरिया से आएगा, ठीक है। अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। सर बीएनएस अभी ले सकते हैं 1 जुलाई के बाद? नहीं सिमोना, अभी ले लो, 1 जुलाई के बाद कोई अमेंडमेंट तो उसमें होना नहीं है, बीएनएस अभी ले लो, ठीक है। हाँ एआईबी में डिगलॉट ले जाने देते हैं, डिगलॉट ले, हाँ क्यों नहीं ले जाने देंगे। मैंने तो जब दिया था तो मैं तो डिगलॉट लेकर गया था 2015 में, ठीक है। तो चलो भाई, एक तस्वीर से शुरुआत करना चाहता हूं और आप सभी के सवालों का मैं जवाब दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ आए और पढ़ाना शुरू कर दिया किसी कॉन्सेप्ट को। देखो ये जो अजमल कसाब है, याकूब मेनन है, अफजल गुरु है, अफजल गुरु को हम लोग पढ़ेंगे भी, अफजल गुरु वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इन लोगों के खिलाफ जो हमारे पास सबूत थे बेटा, वो बड़े क्लिंचिंग एविडेंस थे। थैंक यू सो मच एलाइशा, ठीक है ना। सर क्या बता रहे हैं अभी, क्योंकि आई एम अ न्यू स्टूडेंट। अरे आंचल अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। हाँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है शांतनु। तो अजमल कसाब वगैरह, अफजल गुरु मेनन के खिलाफ हमारे पास इतने सबूत थे कि आंख बंद करके यदि मैं अपनी बच्ची से कहता कि भाई ये अजमल कसाब जो है ये गुनहगार है कि नहीं, तो मेरी बच्ची भी कह देती कि हाँ ये गुनहगार है, इसने कैमरे के सामने हजारों लोगों को मारा, बहुत सारे मर गए बेचारे और बहुत सारे सीरियसली इंजर्ड हुए। उसके बाद भी मैं आपको इस विषय से संविधान को जोड़कर आगे लेकर बढ़ता हूं। भैया संविधान वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करने की बात करता है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कल्याणकारी राज्य। मैंने जब आपको संविधान पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि यदि संविधान के साथ दूसरे विषयों को पढ़ेंगे तो आपके पास रेडी टू सर्व मटेरियल रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ लिखने को रहेगा। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट में इश्का यह माना जाता है कि जो, थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे फैमिली लॉ भी पढ़ाना है, तो हैप्पी एनिवर्सरी सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़ी है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। सर बेयर एक्ट कौन सा लें? अरे जीनत कोई ले लो, यूनिवर्सल का ले लो, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का ले लो, बेयर एक्ट तो बेटा सेम ही है, ठीक है ना। तो वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य, डीपीएसपी में आप मुझसे पढ़ेंगे भी, आनम वगैरह पढ़ चुके हैं, औतिक पढ़ चुका है। वेलफेयर स्टेट में कहा जाता है कि जो लोवेस्ट स्टैंडर्ड हो सकता है। सर तो आप बीएचयू कैसे जाएंगे? अरे शांभवी जाएंगे ना, सुनो आगे मत बढ़ने दो तुम लोग, ठीक है ना। सर मेरा आप मैसेज नहीं देखते, हाँ कल्पना तुमसे मेरी दुश्मनी है। तो वेलफेयर स्टेट में बेटा जो लोएस्ट स्टैंडर्ड रहता है, जहां पर ये मान के चला जाता है कि ये अजमल कसाब जैसा दरिंदा इसने मारा है लोगों को, 1% का शक नहीं है कि इसको फांसी नहीं होगी। उसके बावजूद दीपशिखा, प्रिंस कुमारी निशा, हमने अजमल कसाब को वो सारे प्रोसीजरल सेफगार्ड दिए, उसका ट्रायल चला, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसे लीगल एड मिली, और जितने सेफगार्ड मतलब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस से लेकर जो दूसरे सेफगार्ड हैं गिरफ्तारी में, जेल में रहने के, वह सब कुछ हमने रोहित कुमार अजमल कसाब को दिया बेटा। यह साबित करता है कि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं, कि इसके जैसे दरिंदे को भी हमने वो सारे सेफगार्ड दिए। तो जब मैं आपको सीआरपीसी बेटा पढ़ाऊंगा
तो सीआरपीसी को अगर नटशेल में आपको समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हम लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिन संवैधानिक मूल्यों पर संविधान टिका है, जो नेचुरल जस्टिस की बात मेनका गांधी में कही जा रही है, ठीक है ना। वेरी गुड शांभवी। नया लेना है पुराना? बेटा पुराना तो होगा ही ना जीना तुम्हारे पास, पुरानी वाली सीआरपीसी भी पास में रखनी है, नया वाला बीएनएसएस भी साथ में रखना है। तो बेसिकली सीआरपीसी बेटा नैसर्गिक न्याय की बात करता है, सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की बात करता है। आज मैं वही पढ़ाने वाला हूं। तो सीआरपीसी क्या कहता है भाई, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है तो अच्छे से करो, ट्रायल वगैरह चलाना है तो बढ़िया से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के साथ यूडीएचआर को सम्मान देते हुए करो। तो ये सीआरपीसी की इंपॉर्टेंस है कि बेटा इस देश में यदि 5.5 लाख, जो 2022 का आंकड़ा है, 5.5 लाख लोग जेलों में बंद हैं, तो कहा गया ये जो 5.5 लाख लोग बंद हैं, 5,73,220, ये सीआरपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बंद हैं। भारत का संविधान कहता है कि आप किसी को 1 मिनट जेल के अंदर नहीं रख सकते भाई, महीना 2 महीना साल भर की तो बात बहुत दूर है, लेकिन यह सारे लोग भारत की जेलों में बंद हैं। तो सीआरपीसी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपके जीवन से जुड़ा है, ठीक है ना। नहीं भाई कल्पना कैसी बात करती हो सर, आवाज इको हो रही है सर, इट इज न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। तो राकेश मैं तो बिल्कुल लेमैन की तरह बता रहा हूं। अजमल कसाब को जानते हो कि नहीं? अजमल कसाब तो बेटा सबसे जुड़ा है, सबसे जुड़ा इन द सेंस कि सभी लोगों ने देखा। तो चलो देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कौन सी किताब लेनी है, और आने वाले बेटा तमाम क्लासेस में हमारी मोडस ऑपरेंडाई क्या होगी, हम क्या क्या विषय पढ़ने वाले हैं, एक बार उसे समझ लेते हैं, ठीक है। मोर और लेस यही पढ़ाऊंगा, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस हो सकते हैं कि जो पहले बता रहा हूं वो बाद में पढ़ा दूं, जो बाद में बता रहा हूं पहले पढ़ा दूं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। वो आंचल गुप्ता चलती है बेटा, तुम्हारा कमेंट भी हमको 10 सेकंड बाद मिलता है, ठीक है। कोई बात नहीं जीनत, खरीद लो, एक पुरानी वाली खरीद लो, एक नई वाली खरीद लो, ठीक है। सबसे जुड़ा है क्यों गरिमा। तो चलिए देखो बेटा, हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग सीआरपीसी के इंट्रोडक्शन पर आज चर्चा कर रहे हैं। फिर हम लोग जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है सीआरपीसी की, जितनी परिभाषा दी हुई है प्रीलिम्स में, मतलब आप सीआरपीसी के वेटेज की अगर बात करें बेटा, तो 15% वेटेज आपके प्रीलिम्स में सीआरपीसी का होता है, ठीक है। और मेंस में आप डिनाई नहीं कर सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को, दिल्ली वगैरह दे रहे हो तब तो बेटा पूछो ही मत, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर जो क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की है, उनकी जो पावर है, आज भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मेरे पास एक फ्लो चार्ट है, मैं उसके माध्यम से आपको बेटा देश में जो कोर्ट्स की हायरार्की है थोड़ा बहुत बताएंगे, फिर अपन पढ़ेंगे। उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीओ, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, जहां आईपीएस बैठा होता है, और जो पुलिस मैकेनिज्म है, एक जनरल हायरार्की आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो तमाम बच्चे हैं वो कह रहे हैं उन्हें सीआरपीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फाउंडेशन बैच का मतलब ही ये होता है कि मान के चलो कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू वगैरह पढ़ेंगे। फिर अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफ पावर टू इन्वेस्टिगेट द केस, प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इन सारे विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे जो पुलिस से जुड़ा है। फिर पुलिस किस तरीके से एग्जामिनेशन करती है, किस तरीके से कन्फेशन वगैरह रिकॉर्ड होता है, उसे पढ़ेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 155 सीआरपीसी से जोड़कर बेटा, भजन लाल के केस से जोड़कर इस विषय को पढ़ेंगे। फिर ये जो अपना पुराना वाला सीआरपीसी है, इसका जो चैप्टर 12 है इन्वेस्टिगेशन को लेकर, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बड़े कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे कि भैया ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती कैसे है। ये जो ईडी सबको गिरफ्तार कर रही है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ली, झारखंड वाले को गिरफ्तार कर ली, बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर ली, इनको बेल ही नहीं मिल पा रही है। तो ये जो ईडी की पावर है ना, ये चैप्टर 12 से निकल कर आती है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कहा कि अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट लॉयर को समझ में आ रहा है कि दीपक प्रकाश, राकेश कुमार चौरसिया, गरिमा, जीनत अमान की क्या ताकत है। जब ये बच्चे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होकर बैठेंगे अपनी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, जीएम की कोर्ट में, बड़े बड़े लॉयर, कपिल सिब्बल जैसे, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लॉयर बेटा, जेठमलानी जैसे लॉयर आपके सामने आके आर्ग्यू करेंगे इसी कानून सीआरपीसी के बारे में। क्योंकि ईडी की कार्रवाई तो बेटा लोअर कोर्ट में चलती है ना, क्यों? तो
ये जो स्लाइड्स है ये आपको मिल जाएगी, जो मैं आपको फाइल शेयर करूंगा, ठीक है। तो एक एक करके ये अगले एक हफ्ते का टाइम टेबल है, ठीक है, हफ्ते से 10 दिन लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, मैं सारे टॉपिक की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, 20 25 30 मिनट उसी में लग जाएगा। लेकिन मैंने ये संविधान में नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सर आपकी वॉइस के साथ बीप वॉइस आ रही है, नहीं भाई तुम्हारे में दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमारे पास एक मोडस ऑपरेंडाई है, एक स्ट्रेटेजी है कि हम सीआरपीसी को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन में ज्ञानवर्धन करते हैं। सीआरपीसी की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है सीआरपीसी का, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है किसी भी कानून को XYZ में क्या नाम लूं, भारत में 1240 से ज्यादा कानून है। मुस्कान, किसी भी कानून को पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है बेटा उस कानून की प्रस्तावना को समझना, उस कानून के ऑब्जेक्ट को समझना। क्योंकि जिस पल आपने उस कानून के ऑब्जेक्ट को समझ लिया, प्रेम्बल को समझ लिया, बेटा पूरे कानून का जो मूल तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उससे जुड़ गए, ठीक है ना। मुझे भी आ रही है, क्या आ रही है तुम लोग को, कैसी आवाज आ रही है? हाँ बुक बता देते हैं कैसी आवाज आ रही है तुम लोगों को, बीप बीप करके अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा सारे बच्चे बताएंगे क्या कोई आवाज है एनोइंग, आपको परेशान कर रही है? अच्छा इस बैच में नए बच्चे भी होंगे, उनको मैंने अपना परिचय तो दिया ही नहीं, मैं कौन हूं, कहां से पढ़ा हूं। सर हल्की सी आ रही है पर डिस्टर्बिंग नहीं है, मैनेज हो जाएगा। चलो अभी हम देख लेते हैं। वैसे सर आपकी वॉइस के साथ थोड़ा बीप हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। चलो अभी देख लेते हैं, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए तो बेटा सीआरपीसी के ऑब्जेक्ट को समझने में, प्रेम्बल को समझने में, हमें देखिए जरा कोई आवाज बीप की आ रही है क्या, बच्चे कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा 2 3 मिनट क्लास को, ठीक, हल्की सी आवाज है, हो सकता है। अब देखो ईडी वगैरह के खिलाफ तुम लोग हमसे बुलवाओगे तो ये सब तो होना ही है ना, ईडी सो पावरफुल। ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ को समझने में बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो पूरी सीआरपीसी है वो लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ी है, आपके जीवन आपकी स्वतंत्रता से जुड़ी है। भारत के पहले, अच्छा ठीक है भाई तुम लोग नए बच्चे हो तो तुम लोग को बता दूं, मेरा नाम आत्मा प्रकाश सिंह है, एपी सिंह। मैंने एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी की है, बीएचयू से की है, दिल्ली विश्वविद्यालय से की है। मैं लॉ का गोल्ड मेडलिस्ट हूं। पिछले 7 वर्षों से ज्यादा से बेटा यूपीएससी पीसीएसजे के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मेरे एक नहीं दो नहीं सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। कुछ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में हैं, कुछ जुडिशियल सर्विसेज में हैं। मैंने यूनाइटेड नेशन में काम किया है, कुछ किताबें लिखी हैं। इस देश में जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है, संविधान से जुड़ा होता है, तो इस देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल मुझे बुलाते हैं संवैधानिक विशेषज्ञ के रूप में। और बहुत सारी चीजें हैं, बाय द टाइमिंग आप जान जाएंगे मेरी पर्सनैलिटी के बारे में। लेकिन ये सारा विषय एक तरफ है, मैं आपको कितने अच्छे से समझा पा रहा हूं अपने सब्जेक्ट को, यह विषय दूसरा है, ठीक है। वो मेरा एकेडमिक एक्सीलेंस है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है कनिष्का। तो मैं सीआरपीसी के प्रेम्बल को समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। अभी आपको बुक का नाम बता देंगे, अभी आप लोगों को रतनलाल धीरजलाल से मिलवा देंगे, पांडे जी से मिलवा देंगे, टकवानी से मिलवा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़िया आवाज है, कहा गया एकदम मधुर आवाज है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच गरिमा। तो आप आर्टिकल 21 अगर संविधान का नहीं पढ़े होंगे, वैसे तो ज्यादातर बच्चे पढ़े होंगे, मेरी क्लास वाले तो दे आर मास्टर, है ना। लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, वही लाइफ वही लिबर्टी बेटा जिसकी चर्चा फ्रांसिस कोरेली और मेनका गांधी में कहा की गई कि भैया भारत के संविधान की आत्मा निवास करती है लाइफ एंड लिबर्टी में। किसी भी परिस्थिति में इस देश की आजाद शासन व्यवस्था के पास यह अनुमति नहीं है कि वह इस देश के लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी को वायलेट कर सके विदाउट द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके साथ राकेश कुमार चौरसिया, क्या हुआ ध्यान से समझना। आंचल गुप्ता, मेरी बुक का नाम बता देंगे, मेरी बुक का नाम बता देंगे। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए,
उनकी माताजी रहती थी बिहार के गांव में। उनकी माताजी से लोगों ने कहा, भीड़ लग गई, माताजी के पास लोग गए, कहे अरे बबुआ राष्ट्रपति बन गए बा। कनी का कहने अरे बबुआ देश का राष्ट्रपति बन गए बा। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति की माता कहती हैं, अच्छा राष्ट्रपति, ए बचवा दरोगा से बड़ होला राष्ट्रपति। अब आप समझिएगा राकेश कुमार चौरसिया, राजेंद्र प्रसाद की माता जी कह रही हैं कि बचवा हमार राष्ट्रपति बन गए बा, दरोगा से बड़ होला। आप समझिए ये जो शब्द है दरोगा, इतना खतरनाक शब्द है। ये जो पुलिस की वर्दी इतनी खतरनाक है, आपके घर के बाहर बेटा एक सिपाही आ जाए, पूरी कॉलोनी में हल्ला हो जाएगा कि अरे देखो वीर प्रताप के घर के बाहर सिपाही आया तो जरूर कुछ किया होगा वीर। आप समझिए, हम उस देश में रहते हैं जहां पर 250-300 साल अंग्रेजों का राज रहा। अंग्रेजों ने बेटा एट्रोसिटीज की, अंग्रेजों ने इतने अत्याचार किए। तो जब देश का संविधान बना, और देश के संविधान से निकली है सीआरपीसी, वैसे सीआरपीसी बहुत पुरानी है, अंग्रेजों की बनाई हुई है। मैंने आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पढ़ाया है, आगे भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से नए बच्चों को जोड़ेंगे आर्टिकल 13 के। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून तभी इस देश में चल सकते हैं शांभवी, जब वो फंडामेंटल राइट की खिलाफत ना करें। जैसे ही फंडामेंटल राइट इस देश के कानूनों के सामने आएगा, वो पैबोस कर लेंगे। पैबोस व्यवस्था जानते हो, मतलब पैरों को चूमने की व्यवस्था थी, दिल्ली सल्तनत की थी, मुगल कालीन थी। तो आर्टिकल 13 कहता है कि सीआरपीसी इज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि सीआरपीसी तभी चल पाएगा जब वो फंडामेंटल राइट का सम्मान करे। इसीलिए मैं इस विषय को लाइफ एंड लिबर्टी से जोड़ता हूं बेटा, कि सीआरपीसी का एकमात्र ध्येय है कि आपके जीवन की जो लाइफ है, जो लिबर्टी है संवैधानिक, वो वायलेट ना हो। मैंने कुछ चीजें आपके लिए लिखी हैं, मेरे साथ आप पढ़िए, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। किताबों के नाम भी आपको बता देंगे। देखो मेरा टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लो। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया तो आपके साथ जो दूसरे आपके बच्चे हैं उनसे पूछिए कितने बढ़िया कंटेंट मिलते हैं, कितने बढ़िया माइंड मैप मिलते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपके आंसर्स को रिव्यू करूं, आपके डाउट को दूर करूं। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है मेरे टेलीग्राम का, करना चाहे करो, नहीं करना चाहे मत करो, लेकिन बहुत सारी चीजें बेटा आपको वहां भी मिलेंगी। आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट बट यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियो देखने को अपना इंडिया। माय गॉड आशीष मिश्रा, ये तो मेरे कैरियर का पहला बच्चा है। आशीष मिश्रा, तुम बेटा अपना पहले एड्रेस हमको भेजो, हम चॉकलेट भेजेंगे तुमको। मेरी टेलीग्राम आईडी एपी सिंह सर ऑफिशियल, बच्चे बता देंगे, 1-2 दिन में तुम लोग को पता चल जाएगा। सर बुक की जरूरत नहीं, आप तो हो ही हो, नहीं मैं तो हूं बेटा, लेकिन बुक की जरूरत तो पड़ेगी। देखो अगर किताबों का नाम अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो बीएन पांडे की एक किताब आती है, उसका नया एडिशन आया है, ठीक है, सीआरपीसी की। बीएन पांडे साहब की किताब बहुत अच्छी है। टकवानी फेमस है हमारी लॉ की दुनिया में, टकवानी की किताब भी बहुत अच्छी है। मैंने जो अपनी पढ़ाई की है बेटा रतन लाल धीरज लाल से की है, तो मेरा ज्यादातर कंटेंट रतन लाल धीरज लाल केलकर से इंस्पायर्ड है। अगर आप इन दोनों किताबों को देखेंगे आप कहेंगे अरे गुरुजी तो यही पढ़ाने, पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि गुरुजी को याद ही है यही सारी चीजें जो रतन लाल धीरज लाल केलकर में दी हैं। बड़ी प्यारी किताबें हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, लगभग मुझे 250-300 जजमेंट मुंह जबानी याद हैं सीआरपीसी के, तो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा तो वो तो किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन इन तीनों में से कोई किताब आप ले सकते हैं सीआरपीसी के लिए, ठीक है ना। और बाकी परांठे ले लो, केलकर कुछ भी ले लो, मतलब मैंने कहा, ठीक है ना। वेरी गुड इशिका, बहुत अच्छा। अरे भाई 2-4 दिन पढ़ लो, किताब के लिए इतना परेशान नहीं होना, ठीक है ना। अभिषेक सिंह तुम एयू में पढ़ते हो, हम तो एयू में 2 साल पढ़ाए हैं मेन लॉ फैकल्टी में, तुमको पता है कि नहीं ये बात, ठीक है। जैन साहब की भी किताब अच्छी है। मैं कह रहा हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ लो, उसे समझ लो, उसके बाद खुद तुम्हारे अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाएगी बेटा कि कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब खराब है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है सबसे पहले सब कुछ मत बता दो, धीरे धीरे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है।
एक कल्पना, हम कोई रिव्यू नहीं करेंगे, हम किसी किताब को अच्छा बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये जो मैंने किताबें बताई ये समझने में आसान है, याद करने में आसान है, इसका कंटेंट जो है वो बेहतरीन है, ठीक है। अरे वाह सोनम, वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए भाई, मैंने आपके लिए लिखा, अच्छा मेरी जो स्लाइड्स वगैरह होंगी बेटा वो इंग्लिश में होंगी, लेकिन मैं समझाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो किसी भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को परेशानी नहीं होगी। The law of the criminal procedure intended to provide a mechanism for the enforcement of criminal law। अब आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, ध्यान से समझना है। भाई आपने मुझसे सीआरपीसी की किताब पूछी तो मैं सीआरपीसी बताऊंगा, ठीक है ना। अरे वाह, वेरी गुड प्रिया। कि मेरे देश का जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, आईपीसी है, एविडेंस है, सीआरपीसी है, या जो दूसरे स्पेशल लोकल लॉ हैं, जहां पर बेटा राकेश किसी अपराध या किसी पेनाल्टी की बात की गई है, आप यह समझिए कि जब मैं सीआरपीसी पढ़ा रहा हूं तो सीआरपीसी पढ़ाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है, सीआरपीसी को इनेक्ट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो क्रिमिनल लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस में बातें कही गई हैं उन सारी वैल्यूज को इंप्लीमेंट करना है। यदि हमारे देश में एक बेहतरीन प्रोसीजरल लॉ नहीं होता, शांभवी बातें बंद, ठीक है, करमवीर थोड़ी देर समझ लो, फिर बेटा मैं समय समय पर प्राणायाम भी बताता हूं, योगा भी बताता हूं, कहोगे तो 2-4 मिनट करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि मेरी इतनी अच्छी याददाश्त शक्ति कैसे है। लेकिन 10-15 मिनट पढ़ लेते हैं, फिर बातें करेंगे, बातें टेलीग्राम पर भी करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप समझिए कि मेरे देश का जो प्रोसीजरल लॉ है वो क्यों इफेक्टिव होना चाहिए। इसलिए इफेक्टिव होना चाहिए कि मेरे देश में जितने सब्सटेंशियल लॉ हैं, जो एक ओर अपराधों को बता रहे हैं और दूसरी ओर उन अपराधों के कारित होने पर पेनाल्टी को ले डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे आप कानून देखेंगे जहां पर करमवीर बेटा अपराध है, अपराध की सजा है। मैं कहता हूं उन अपराधों को बताकर क्या करोगे, उन सजा को देकर क्या करोगे, दे विल बी ऑलमोस्ट वर्थलेस यदि आपके देश में प्रॉपर प्रोसीजरल लॉ नहीं होगा। और यदि आपके देश में प्रॉपर प्रोसीजरल लॉ नहीं होगा, यदि आपके देश में बढ़िया सीआरपीसी नहीं होगी, बढ़िया सीआरपीसी जानने वाले मजिस्ट्रेट नहीं होंगे बेटा, तो जो एक डर होता है पनिशमेंट का, भाई डर है ना, हम चोरी करेंगे तो ये सजा होगी, मर्डर करेंगे तो ये सजा होगी, डकैती करेंगे तो ये सजा होगी। आप ये समझ लीजिए बेटा ये जो सारी सजाएं हैं और जो सजा का डर है, दैट वुड रिमेन इन एम्प्टी ऑफ प्रैक्टिसेस, खालीपन है। आप दुनिया भर की सजा दे दो लेकिन आप बढ़िया प्रोसीजर लेट डाउन ही नहीं कर पा रहे हो। तो सीआरपीसी का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि इस देश के जो सब्सटेंशियल लॉ हैं वह सफल बन पाए, क्योंकि रामायण में कहा गया डर बिन होत न प्रीति। नाज अहमद, दीपक पारेख, जो ये बेटा डेटरेंट लॉ थ्योरी है, वो जेरेमी बेंथन ने एक डेटरेंट लॉ थ्योरी दी कि भैया अपराधी जब तक डरेगा नहीं अपराध करने से तब तक समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, सारे लोग अपराध करने के लिए बेटा मोटिवेटेड माने जाएंगे। तो कहा गया ये जो डेटरेंट थ्योरी है यही सबसे प्रभावी थ्योरी है आईपीसी को या दूसरे जो सब्सटेंशियल लॉ हैं उसे सफल बनाने के लिए, कि जितना डर आप क्रिएट करेंगे उतना ही लोग डरेंगे कि अरे भैया ये काम नहीं करना है। तो कहा गया जब बढ़िया प्रोसीजर नहीं है, जब आप सजा नहीं दिलवा पाओगे, ट्रायल नहीं दिलवा पाओगे, सेफगार्ड नहीं दे पाओगे, डर रही नहीं जाएगा। और जिस समाज से बेटा डर खत्म हो जाएगा वो समाज बेटा मतलब कियोस हो, है ना, सारे लोग अपराध करने के लिए निकल पड़ेंगे, सबका मन करता है गलत काम करने का, हम डर जाते हैं पुलिस पकड़ लेगी। आप मुझे यह बताइए प्रशांत अनम, हमने इतनी मेटिकुलसली थेफ्ट की परिभाषा को रख दिया 378 में, मर्डर की परिभाषा को रख दिया सेक्शन 300 में, एक्सेप्शन दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, करोगे क्या? कोई चोरी करने से डर ही नहीं रहा है, कोई मर्डर करने से डर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है अरे यार इनका जो प्रोसीजर लॉ है ना महा बकवास है, सालों लग जाएंगे। मतलब आप समझिए आपके पास एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो तभी संभव है जब आपके पास एक बेहतर सीआरपीसी होगी, एक बेहतर प्रोसीजरल लॉ होगा। इसीलिए कहा जाता है बेटा द लॉ ऑफ सीआरपीसी इज मेंट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू क्रिमिनल लॉ एंड इट हैज बीन डिजाइंड टू एंश्योर द प्रोसेस ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन।
तो पूरा देश का जो विधि शास्त्र है अपराध का, वो आपकी सीआरपीसी पर टिका है कि आप कितनी जल्दी सजा दिलवा पा रहे हैं। क्या आप केवल सजा दिलवाने की बात कर रहे हैं या उससे जुड़े सेफगार्ड्स की भी बात कर रहे हैं? तो हम सजा भी दिलवाने की बात करते हैं, स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, और हम यह भी देखते हैं कि हर व्यक्ति तब तक इनोसेंट माना जाएगा जब तक उसके खिलाफ जो आरोप हैं वो साबित ना हो जाए। क्यों? तो सीआरपीसी दोनों ही विषयों का ध्यान देता है। तो यदि सीआरपीसी के प्रेम्बल को समझना है तो कुछ बातें मैं आपके स्क्रीन पर लिखता हूं, आप भी मेरे साथ लिखेंगे। भाई प्रिया, बिल्कुल सही। क्यों? आप कह दो कि कोई डर खत्म, बस आप ज्ञान की बातें करूं, कोई फिर डरेगा नहीं अपराध करने से, सारे लोग अपराध करेंगे। ठीक है बेटा? तो यदि सीआरपीसी के ऑब्जेक्टिव्स को हमें एग्जामिनेशन में लिखना है, और खुद आज चूंकि इंट्रोडक्शन की क्लास है, बहुत सारी बातें करनी है हम लोगों को, तो सीआरपीसी का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा, वो एक ऐसी नेसेसरी मशीनरी को स्टैब्लिश करने का है जिससे आजाद भारत में, मैं आजाद भारत की बात कर रहा हूं, मैं गुलाम भारत की बात नहीं कर रहा हूं, आजाद भारत में बेटा हम क्राइम को प्रॉपरली डिटेक्ट कर सकें। ठीक है ना भाई? क्राइम को प्रॉपरली डिटेक्ट कर सकें मतलब चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, यही तो है इन्वेस्टिगेशन, कि अपराध हुआ तो अपराध की जांच कर सकें हम। जो सस्पेक्टेड व्यक्ति है, अरेस्ट ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन, उसको एनफोर्स कर सकें, चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी जो अरेस्ट मैकेनिज्म की बात करता है, कब करोगे, कैसे करोगे, क्या नहीं करोगे। ठीक है बेटा? हम एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकें, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, सबूतों के आधार पर ही किसी को सजा होती है। कानून की देवी की आंखों के आगे क्या लगी है? पट्टी, चश्मा उस्मा नहीं लगा है। हम गिल्ट को डिटरमिन कर सकें, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, मैं आपको चार्ज फ्रेमिंग पढ़ाऊंगा, चार्ज फ्रेमिंग कैसे होती है, क्या एरर माना जाता है। हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनोसेंस को स्टैब्लिश कर सकें, भाई हम मान के चलते हैं आर्टिकल 21 के तहत कि हर व्यक्ति इनोसेंट है जब तक उसके खिलाफ लगे आरोपों को राज्य मतलब प्रोसिक्यूशन साबित न कर दे बेटा। ठीक है ना? और इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर पनिशमेंट, हम आर्बिट्रेरी पनिशमेंट नहीं देंगे, हम आर्टिकल 20 का ख्याल रखेंगे, जो अपराध है उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी। क्यों भाई? अब आप समझिए, आपको सीआरपीसी के ऑब्जेक्टिव्स को समझना है। यदि इन 6 बिंदुओं से आप खुद को जोड़ सके तो सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि कुल मिलाकर सीआरपीसी यही काम करना चाहती है कि एक ऐसी मशीनरी को स्टैब्लिश करने का प्रयास है। 483 सेक्शन थे बेटा जब सीआरपीसी 1973 आया, तो 484 सेक्शन थे और कितने चैप्टर थे? 37 चैप्टर। बीएनएसएस की भी बात कर लेंगे। ठीक है? तो आप समझिए 484 सेक्शन और 37 चैप्टर की मूल आत्मा इन 5-6 पॉइंट में निवास करती है। तो आपसे मैं आशा करूंगा, कोई बात नहीं इशिका, तुमने बेटा एडमिशन लिया है, पीडब्ल्यू पर भरोसा किया है, तो बेटा तुम्हें संविधान पढ़ाया जाएगा, हम ही पढ़ाएंगे संविधान। तुम्हारे साथ नीति 1.2 के बच्चे हैं, इनसे पूछो कि एपी सर संविधान पढ़ा लेता है, पढ़ा पाएगा? पर देखो, तुम लोगों को पता है बेटा, तुम लोगों को गर्व होगा कि तुम्हारे जो कलीग हैं उन्होंने पिछले 40 दिनों में मुझे 395 से ज्यादा आंसर लिखकर दिखा दिए। मेरे साथ पढ़ रहे हैं और 395 से ज्यादा आंसर्स को मैं रिव्यू कर चुका हूं अपने टेलीग्राम के माध्यम से। कितनी बढ़िया पढ़ाई है, कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं, प्रीलिम्स कर ही रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग कर ही रहे हैं। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग कोई आज ऐसा सिलेबस का पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, केवल मैं आपको सीआरपीसी से जोड़ना चाह रहा हूं। तो द लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑल्सो एम्स at providing safeguard against the possible harms and violation of the human rights of innocent person in its process of shifting criminals from non criminals। आप जितने प्रोविजन पढ़ेंगे
उसका एकमात्र ध्येय यही है कि जो अपराधी है और जो गैर अपराधी है, जो अपराध नहीं किया, भाई सेक्शन 47 अरेस्ट आप पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं केवल एक पासिंग रेफरेंस दे रहा हूं। आपको पता है बेटा इशिता क्या कहा जाता है? नाज अहमद, अभी पता चल जाएगा। सेक्शन 41 में कहा जाता है कि भैया अगर आपके पास रीजनेबल डाउट है, क्रेडिबल जानकारी है, रीजनेबल सस्पिशन है, तब गिरफ्तार करो। क्यों एलाइशा? भैया मैंने आपसे कहा सीआरपीसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? सीआरपीसी का केवल एक ऑब्जेक्टिव है बेटा कि भैया हमें पॉसिबल हार्म को रोकना है, हमें क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल में अंतर को देखना है। कैसे अंतर को देखेंगे? जब बेटा यहां से काम करेंगे। पुलिस के लिए जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हे पुलिस वालों, निशागिरी, एडवोकेट अभी मुस्कान, तुमको भारत के संविधान ने गिरफ्तार करने की ताकत दी है सीआरपीसी के माध्यम से, लेकिन देने का मतलब गिरफ्तारी की ताकत ये नहीं है कि हर मैटर में गिरफ्तार करोगे तुम। जोगिंदर कुमार को हम लोग पढ़ेंगे, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994। तो सीआरपीसी का ये ऑब्जेक्टिव है पॉसिबल हार्म ना हो, अपराधी गैर अपराधी के बीच अंतर को स्टैब्लिश किया जा सके, एंड टू फर्दर अटेम्प्ट टू स्ट्राइक अ जस्ट बैलेंस बिटवीन द नीड टू गिव डिस्क्रिशनरी पावर to the functionaries under the court to make the investigation and the adjudicatory process strong, effective and need for controlling the probable misuse or abuse of the power। अब आप ध्यान से समझिएगा, सीआरपीसी क्या कह रहा है? सीआरपीसी कह रहा है बेहतर ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो सके, बेहतर ढंग से ट्रायल हो सके। प्ली ऑफ गिल्ट आपको जब पढ़ाई जाएगी तो प्ली ऑफ गिल्ट में कोर्ट पूछती है मुस्कान, नाज अहमद जो उसके सामने खड़ा है एक्यूज्ड, अपराध किए हो? क्यों? जो चार्ज है अपराध किए हो? अपराधी ने कहा साहब नहीं किए हैं। कोर्ट ने कहा चलो भाई मुकदमा चलाओ। शीतल सिंह, कोर्ट पूछती है अपराधी से अपराध किए हो? अपराधी कहता है हाँ हम ही किए हैं, हम किए हैं, मान रहे हैं। उसके बावजूद सीआरपीसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कहती है कि जिस व्यक्ति ने अपना अपराध कबूल कर लिया है आप फिर भी ट्रायल को चला सकते हैं। आप पुलिस को और प्रोसिक्यूशन को कह सकते हैं अरे इसको बोलने दो, तुम लोग अपना सबूत लेकर आओ। आप समझिए सीआरपीसी किस एक्सटेंट पर आपके ह्यूमन राइट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है। और सीआरपीसी का केवल एक ऑब्जेक्टिव है कि आपके दरवाजे के बाहर शहर का पुलिस कप्तान ही क्यों ना खड़ा हो, वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। पुलिस की सबसे बड़ी पावर है बेटा, आपको थाने ले जाकर बिठा देगी, थाने में बिठा देगी, बस सारी पढ़ाई लिखाई मान सम्मान पैसा रुपया सब एक किनारे, और पुलिस की इतनी बड़ी पावर कि आपसे कहेगी चलो बैठ जाओ उस कोने में। बीएचयू के एक प्रोफेसर थे हमारे यहाँ, भेलूपुर चौराहा है, भेलूपुर चौराहे पे बीएचयू का 40 साल का प्रोफेसर अपनी स्कूटी से जा रहा था, थोड़ा सा रेड लाइट जंप कर दिया, ट्रैफिक वाले ने कहा खड़े हो जाओ। बीएचयू के प्रोफेसर ने कहा मुझे जानते हो तुम? मैं बीएचयू का प्रोफेसर हूं, मेरे पढ़ाए बहुत लड़के आईएएस वगैरह हैं। धूप बहुत थी, ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक झापड़ मारा। बीएचयू का 40 साल का सर्जेंट प्रोफेसर जिसके वाकई पढ़ाए बच्चे आईएएस आईपीएस हैं, उस सिपाही के साथ जो होगा सो होगा, उसे वो ताकत मिली है उस वर्दी से, और लोग डरते हैं। तो सीआरपीसी का यह भी एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो पुलिस है, वो अपनी ताकत का दुरुपयोग ना कर सके। यदि दुरुपयोग हो रहा है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करा दी जा सके। ठीक है ना बेटा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम जजमेंट्स में कहा है सीआरपीसी का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट कहती है सीआरपीसी का मतलब केवल एक है, जो नेचुरल जस्टिस है और जो आर्बिट्रेरी एक्शन है उसके बीच के डिफरेंस को सीआरपीसी कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो रूल्स ऑफ विम एंड कैप्रिस है, सनकीपन वाले रूल नहीं होते हैं, तो सीआरपीसी बेटा नैसर्गिक न्याय की बात करता है। नैसर्गिक न्याय क्या होता है? दीपक प्रकाश स्वाति, अच्छा स्वाति तुमने बीएचयू से पढ़ी हो, तुम कब के पास आउट हो? हम भी तो वहीं से पढ़े हैं भाई। मैं महामना मेरी मनसा का जादू, क्या अजब इस नाम में जादू भरा है। हम तुम एक ही महामना के मानस पुत्र और पुत्री हैं, नहीं?
तो दीपक प्रकाश क्या भाई, सीआरपीसी क्या कर रही है? सीआरपीसी नैसर्गिक न्याय की बात कर रही है। नैसर्गिक न्याय क्या होता है? जैसे धूप है, हवा है, पानी है, माता पिता का प्रेम है, ईश्वर का आशीर्वाद है, मतलब ये नेचुरल है। कोई सरकार थोड़ी ना देगी, मोदी जी कहेंगे तब हमको धूप मिलेगी, ऐसा थोड़ी ना है बेटा। धूप है तो है। उसी तरीके के नैसर्गिक न्याय होता है तो है, क्योंकि हमने जन्म लिया है मानव के रूप में। सबसे पहले इसे मान्यता मिली 1215 में इंग्लैंड में, 1689 में फ्रांस में, 1789 में अमेरिका में, और 1950 में भारत में, जब भारत का संविधान आत्मसात हुआ। तो पूरी कोशिश की गई कि पुलिस मनमानेपन से काम ना करे, पुलिस सनकीपन से काम ना करे, पुलिस नैसर्गिक न्याय से काम करे, रीजनेबली काम करे। मैं जब भी सीआरपीसी के किसी प्रोविजन को पढ़ाऊंगा, इसी मूल भावना से आपको जोड़ूंगा। ठीक है ना सिमरन? ठीक है बेटा, इज इट क्लियर सिमरन? नहीं, इट इज नॉट अबाउट कि हम कांस्टेबल से डरे, इंस्पेक्टर से डरे, है ना। इट इज अबाउट कि भैया हम रूल ऑफ द लॉ की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल ऑफ लॉ, वी आर टॉकिंग अबाउट द नोशन विच हैव बीन प्रोपाउंडेड बाय द एवी डायसीन 1885, है ना, जहां हम कहते हैं विधि का शासन होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं सर, 2021 से 26 का बैच है। वेरी गुड स्वाति। मैं 2014 का पास आउट हूं, और जो मेरी पीएचडी है अभी भी चल रही है। ठीक है, तो भैया इतना क्लियर है, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल संवैधानिक मूल्यों से जोड़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट बता रहा हूं सीआरपीसी का क्या है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जरूर आप लोग ध्यान देना कि कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना। एक्टिव इन द सेंस, हाँ सर समझ में आया, हाँ सर समझ में नहीं आया, क्योंकि बेटा तुम्हारी शक्लें तो दिखती नहीं है, मुझे केवल दिखता है तुम्हारा कमेंट। भाई मैं मुस्कुरा रहा हूं, नाराज हूं, मेरी आंखें क्या कहना चाह रही हैं तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। तो यदि क्लास को पॉजिटिव बनाए रखना है तो बेटा आपको कोशिश करनी है, आप प्रॉपर कमेंट में मुझे बताते रहो, जी सर आया, हाँ सर आया, बढ़िया आया। और सबसे बढ़िया विषय है, आप कह सकते हैं सर आनंद आया आपको सुनकर पढ़कर, है ना। बेटा थर्ड प्रिंसिपल तो दूसरा है, पहले प्रिंसिपल की बात है। चलो, क्लास का टाइम माही यही रहेगा। ठीक है। अरे भाई बाल कृष्ण, अभी तो पहली क्लास सीआरपीसी की शुरू हुई है, अभी चलने दो 1 महीने सीआरपीसी। ठीक है ना, अभी चलने दो बेटा 1 महीना सीआरपीसी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट बस, मुझे 1 मिनट देंगे आप। चलिए, नहीं नहीं सोनिया शर्मा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कमेंट रहते हैं तो कमेंट मिस हो जाता है। ठीक है ना। हाँ भाई। अच्छा ये प्रियांशी देखो, जो तुम्हारा कमेंट है। अच्छा आशीष, तुम इसमें हो, रेलवे में कार्यरत हो, कि सर आप बीएनएस के सेक्शन कराएंगे ही ना। देखो मेरी बात समझो, 100 की सीधी एक बात है, तुमने एडमिशन ले लिया। पीडब्ल्यू इस देश का बेटा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो गली कूचे में कोचिंग चला रहा है और किसी को उठा के ले लिया। मतलब पीडब्ल्यू की यदि कोई फैकल्टी है तो बेहतरीन फैकल्टी होगी। आप ऐसा मान, एक प्रिजम्पशन की बात करते हैं ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजम्पशन। अब आपने जब पीडब्ल्यू पर एडमिशन ले लिया विश्वास करके, तो हमेशा बेटा माता पिता गुरु पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तर्क की जगह नहीं है ना। एपी सर तुमसे 10 साल आगे है, मेरी बात समझो। तो जो तुम्हारी चिंता है ना, उसमें बेटा 10 टाइम्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे, तब तुम एपी सर की मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। तो हम बीएनएस क्यों नहीं कराएंगे? आप बताओ भैया, मेरी सफलता किस बात पर है जया सोनिया, ये सोनिया जज बन जाए? नहीं, मेरी प्यारी प्रियांशी चौधरी चौधरी जज बन जाए, तब ना एपी सर अच्छे टीचर माने जाएंगे।
तो बेटा परेशान मत हो, बीएनएसएस कराएंगे भाई, एक एक सेक्शन तुम्हें बताएंगे और उसके फंडामेंटल को याद कराएंगे। बहुत डांट पड़ने वाली है तुम लोगों को आगे चलकर। तुम लोग को क्या लग रहा है हम बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत खड़ूस टाइप टीचर हैं ना? पूछो नीति 1.2 वाले बच्चों से। लेकिन माता पिता गुरु की डांट बेटा जीवन में सफलता की राह प्रशस्त करती है ना? जीवन में सफल बनना है तो माता पिता गुरु से कहो डांटो मुझे डांटो। तो चलिए सीआरपीसी के ऑब्जेक्टिव को समझ लिया। अब बेटा सीआरपीसी के इंपॉर्टेंस को भी समझने की कोशिश करते हैं कि सीआरपीसी क्यों देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तुम्हें समझने के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आशीष, वेरी गुड शीतल, ठीक है। अरे वो प्राज्वल आया है कि नहीं? प्राज्वल, प्राज्वल मिश्रा कहाँ हो भाई तुम? कल रात को तो एडमिशन हुआ है प्राज्वल का। अगर अब सीआरपीसी की इंपॉर्टेंस की, हम लोग प्रिंस केसरी, देखो बनारस का है मेरा शेर, इतना बढ़िया आंसर लिखता है। अगर बेटा सीआरपीसी की इंपॉर्टेंस को समझना है तो आपको समझना है क्रिमिनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो इस देश में सबसे ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। इट इज मोर कॉन्स्टेंटली यूज्ड एंड इफेक्ट अ नंबर ऑफ पर्सन देन एनी अदर लॉ। एनसीआरबी, जो एनसीआरबी है, हाँ पीटीएम भी कराते हैं हम। इन लोगों को अभी मत बताओ यार तुम लोग सब कुछ 2.0 को, ये सब डर जाएंगे, एडमिशन कैंसिल कर लेंगे कि ये कौन सा टीचर है जो पीटीएम कराता है बच्चों की तरह। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को उठाकर देखेंगे बेटा तो इस देश में 3 करोड़ 31 लाख, नहीं, 3 करोड़ 31 लाख 92,282 मुकदमे बेटा अपराध को कारित करने में दर्ज हुए, है ना? ये आंकड़ा है एनसीआरबी का, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बेटा यदि सिविल केसेस की बात करते हैं, 1 करोड़ 10 लाख 67 मुकदमे सिविल केसेस के अंतर्गत दर्ज किए गए। मैंने आपसे कहा सीआरपीसी की इंपॉर्टेंस क्यों है, मिली जायसवाल, प्रतीक्षा, बालकृष्णा। अच्छा तुम हो बालकृष्णा, प्रज्वल तुम्हारा नाम बालकृष्ण है, सही है भाई, ठीक है। तो सीआरपीसी की इंपॉर्टेंस इसलिए है भैया, सिविल मुकदमे में प्राज्वल मिश्रा क्या हो जाएगा, मेरी जमीन चली जाएगी, मेरा घर चला जाएगा, मेरी गाड़ी चली जाएगी, पत्नी को हमको ज्यादा मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा, यही सब ना होगा सिविल मुकदमे में। मेरी मंदिर चली जाएगी, मेरी मस्जिद चली जाएगी, जहां हम नौकरी करते हैं वहां हमको जाति सूचक शब्द बोले जाएंगे। ए बेटा जेल में नहीं ना रखा जाएगा, मेरे परिवार से, मेरी खुशी, मेरे सम्मान से हमको दूर नहीं ना किया जाएगा, मारा पीटा नहीं ना जाएगा। जेल में बंद होने का मतलब जानते हो, एक बहुत बड़े माफिया से हम मिले, किताब लिख रहे थे, इंटरनेशनल डॉन, नाम नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो देख रहे हो उस चिड़िया को, तो हम ऐसे देखने लगे, कौन सी चिड़िया? तो छोटे से रोशनदान से कोई चिड़िया गुजरी होगी। कहे उस चिड़िया का जीवन अच्छा है, मैं क्या करूं 40,000 करोड़ की संपत्ति का, मैं तो जेल में बंद हूं। हम कहे गजब फिलॉसफी है भाई, है ना? इतना बड़ा इंटरनेशनल डॉन, बैंकॉक फोन कर दिया, वहां जुगाड़ हो गया आपका। 40-50 हजार करोड़ की संपत्ति वाला इंटरनेशनल डॉन। मैं किताब लिख रहा था तो भैया रियल टाइम एक्सपीरियंस के लिए मिलना पड़ता है जेलों में जाके। वो छोटी सी चिड़िया जो आजाद घूम रही है उसको दिखाता है, हम देख भी नहीं पाए। तो आप समझिए बेटा, यदि आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इसलिए सीआरपीसी की इंपॉर्टेंस है। दूसरी बेटा सीआरपीसी की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? दूसरी इंपॉर्टेंस ये हो सकती है सीआरपीसी की कि ये जो केस है नीलबती बेहरा वगैरह का, ठीक है, नीलबती बेहरा की बात कर लो, दूसरे केसेस की बात कर लो, जो हमारी ह्यूमन वैल्यू है वो किस विषय से ज्यादा प्रभावित हो रही है? भाई नीलबती बेहरा में उसके लड़के को मार दिया, उठा के ट्रेन के सामने फेंक दिया, ठीक है ना? अनम मिश्रा, वीर प्रताप एडवोकेट, अभी उस मां ने कहा भैया मेरा लड़का कहां है? तो चाहे नीलबती बेहरा की बात कर लो, चाहे 1995 की श्याम सुंदर त्रिपाठी की बात कर लो, 2019 में डॉक्टर अश्विनी कुमार का केस आया गृह मंत्रालय के खिलाफ, उसकी बात कर लो,
मेनका गांधी की बात कर लो, फ्रांसिस कोरेली की बात कर लो, जोगिंदर कुमार की बात कर लो, हुसैनारा खातून, सुनील बत्रा की बात कर लो। इन सारे केसेस में क्या कहा जा रहा है कि हमें ह्यूमन वैल्यूज को प्रिजर्व करना है। ह्यूमन वैल्यूज कैसे प्रिजर्व होगी? जब हम इस देश की पुलिस के ऊपर सेफ गार्ड इंपोज करेंगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, मैं 2009 का अमेंडमेंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। डीके बसु के बाद भारत की सरकार ने 2009 के अमेंडमेंट से सीआरपीसी में बहुत सारे सेफ गार्ड जोड़े। तो सीआरपीसी बेटा हमारी ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने का एक सशक्त माध्यम है। और इस देश की जो आम जनमानस है, मतलब मेनका गांधी का जजमेंट मैंने कोट किया, डीके बसु का जजमेंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पूरी गाइडलाइंस इसकी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इस देश का बेटा जो आम जनमानस है, यदि हमने एक मतलब बेहतरीन सीआरपीसी का निर्माण नहीं किया तो जो हमारा सब्सटेंशियल लॉ है वो फेल हो जाएगा। और जब सब्सटेंशियल लॉ फेल हो जाएगा तो बेटा ये जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का सपना है वो कैसे सच हो पाएगा? जो एक कोहेसिव सोसाइटी का सपना है कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जहां पर हम अपने समाज को एक दूसरे से बांध सकें। केशवानंदा भारती में कहा गया समाज कैसा हो? समाज इशिका गर्ग, ठीक है ना, समाज ऐसा होना चाहिए जो बंधा हुआ हो। इशिका गर्ग का मौलिक अधिकार एपी सर से बंधा है। इशिका मेरी जाति मेरे धर्म की नहीं है, मेरी रिश्तेदार नहीं है, उसके बावजूद यदि इशिका का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो एपी सर जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहेगा कि मेरी स्टूडेंट इशिका जहां भी रहती हो, मान लो चंडीगढ़ में रहती है, किस तरह पुलिस ने उसे 24 घंटे बिना कोर्ट की परमिशन के रखा, कहां है फीमेल कांस्टेबल? मतलब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सीआरपीसी की सफलता इस बात में है कि जो हमारा समाज है बेटा वो कोहेसिव समाज है, वाइटल इंटीग्रेटेड समाज होना चाहिए। वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारे समाज में सब्सटेंशियल लॉ मजबूती ना पाए क्रिमिनल प्रोसीजर के कानून से, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा गया कि यदि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाए लिटिगेंट का, यदि न्याय बहुत देर से मिले तो हम करेंगे क्या ऐसे न्याय का? तो कहा गया पैसा ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। और तीसरा विषय सीआरपीसी के माध्यम से हम कहते हैं हमें अनसर्टेनिटी को खत्म करना है। जिसको सजा देना है सजा देके हटाओ, जिसको बचाना है, जो गिल्टी नहीं है, इनोसेंट है, उसे वापस ले आओ। तो ये सीआरपीसी की इंपॉर्टेंस है। क्यों जया बताओ? आपको बेटा सारे क्रिमिनल अमेंडमेंट याद करने हैं। यूपी वाले तो इतने खूंखार हैं मुस्कान, डेट पूछ लेते हैं कि 2009 का अमेंडमेंट किस डेट को आया। ये कैसा सवाल है? पूछ लेते हैं तो पूछ लेते हैं। नहीं, राइट टू प्रिवेसी चीज होती है बेटा। हम किसी बड़े डॉन के बारे में कुछ मतलब आप समझिए यार, ह्यूमन डिग्निटी तो सबके साथ है ना। तो आप सभी बताइए, क्या आप सीआरपीसी से खुद को जोड़ पा रहे हैं कि भैया सीआरपीसी तो हम लोग 40 दिन पढ़ेंगे? आज की क्लास खुद को सीआरपीसी से जोड़ने वाली क्लास है। विधि त्रिपाठी, अगर बेटा हमने सीआरपीसी को खुद से जोड़ लिया तो फिर अंदर से निकलेगी वैल्यू, फिलॉसफी, थॉट, और वही एग्जामिनर को चाहिए। सर आफ्टर न्यू लॉ बीएनएस इज क्रिमिनल अमेंडमेंट रेलिवेंट? जी, ये बेटा बीएनएसएस आएगा तो जो अरेस्ट में अब तक के बदलाव हुए उसे आप भूल जाएंगे, डीके बसु को भूल जाएंगे, भजन लाल को भूल जाएंगे, 2014 के सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट गाइडलाइन को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे ना, लिखना पड़ेगा ना। तो बच्चे क्या डरते हैं ना कि साहब सीआरपीसी बदल गया। ये बेटा बीएनएसएस आया, कुछ सेक्शन डिलीट हो गए, कुछ सब्स्टिट्यूट हो गए, इधर का उधर कर दिया गया, कुछ नई चीजें ऐड हो गई। लेकिन मुझे ये बताओ बेटा, जो बेसिक फंडामेंटल है प्रोसीजरल लॉ का, ध्यान से समझना, जो बेसिक फंडामेंटल है प्रोसीजरल लॉ का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकला है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट से निकला है, जैसे बेल, ये बेटा बेल का ज्यूरिस्प्रूडेंस बदल जाएगा। बेल पाने के लिए साबित करना है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे, डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, पैसा नहीं देंगे। आप समझिए,
सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, ये बदल जाएगा बीएनएसएस में? कभी नहीं बदलेगा। कैंसिलेशन ऑफ बेल में पप्पू यादव का केस बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। तो आपको मेरे साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना शीतल? सर आज तक ऐसे सीआरपीसी नहीं पड़ी। सीआरपीसी तो डे टू डे लाइफ से रिलेट होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, अब और ज्यादा प्रेशर हो गया। नहीं, ठीक है ना? तो भूल जाइए कि आपको सीआरपीसी नहीं पढ़नी। सीआरपीसी का फंडामेंटल पढ़ो, केस लॉ डिटेल में नहीं पढ़ना है। मैं जो केस लॉ आपको दे रहा हूं उसे बेटा 100%, 100% आपको रट्टू तोता की तरह रट लेना है। बाकी आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। बहुत ज्यादा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में केस की नहीं जाना है। कुछ केस है मैं बताऊंगा, जैसे दिल्ली जुडिशियल ऑफिसर एसोसिएशन है, सुनील बत्रा है, हुसैनरा खातून है ना, जोगिंदर कुमार है, डीके बसु क्यों चिट्ठी लिखे, कौन थे डीके बसु, बताएंगे सारे के। इतना मौका ही नहीं मिलेगा एग्जाम में। सर सम हाउ ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट सिमिलर ही है, बिल्कुल संस्कार पांडे भाई। प्रेम्बल ही ऑब्जेक्टिव है, प्रेम्बल ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को समझ लेते हैं। जो नया बीएनएसएस आया है, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों की चिंता है सर बीएनएसएस पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? एके तो बेटा पहले जो सीआरपीसी थी उसका जो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट था उसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर पर नहीं लागू होगा, ठीक है ना, नागालैंड पर नहीं लागू होगा, ट्राइबल एरियाज पर नहीं लागू होगा। लेकिन यदि नागालैंड वगैरह की सरकार चाहती है तो वो अपने यहाँ अमेंडमेंट करके लागू कर सकती है। ये पुराना सीआरपीसी कहता था, ठीक है ना? नया सीआरपीसी क्या कहता है? दैट इज बीएनएसएस। आप जब अगली क्लास में मुझसे मिलेंगे तो हर स्लाइड पे जो बीएनएसएस के प्रोविजन रहेंगे ऊपर मिली लिखा रहेगा बीएनएसएस। तो ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रोविजन है। कहा गया द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, ध्यान से समझिएगा, मतलब कोड नहीं कहा गया, कहा गया द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, ठीक है ना बेटा? अदर देन दोज चैप्टर रिलेटिंग टू 9, 11 एंड 12 शैल नॉट अप्लाई। मतलब 9 छोड़ दो, 11 छोड़ दो और 12 छोड़ दो। 9, 11, 12 को छोड़कर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वह नागालैंड में नहीं अप्लाई होगी, वह ट्राइबल एरियाज में नहीं अप्लाई होगी। लेकिन कंसर्न्ड राज्य सरकार दे में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन और एनी ऑफ देम to the whole or part of the state of the Nagaland and tribal area as the case may be, with such supplemental incidental consequential modification, मतलब जैसे तुम्हारा मन। अब बेटा सबसे पहले समझ लेते हैं कि चैप्टर 9 क्या है। बेटा जो चैप्टर 9 है ये बेसिकली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस की बात करती है, ठीक है? हमारे पास भी प्रोविजन था, 9 में बदल दिया गया। चैप्टर 11 क्या बात करता है? चैप्टर 11 भारतीय नागरिक संहिता का कहता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस, ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी, ये सारा विषय जुड़ा हुआ है। और बेटा ये जो चैप्टर 12 है ये क्या बात करता है? चैप्टर 12 कहता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। मतलब ये जो 3 चैप्टर हैं ये तो लागू होंगे, इनको छोड़कर लिखा है ना, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन 9, 11, 12 शैल नॉट अप्लाई, मतलब ये एप्लीकेबल है। तो नागालैंड और ट्राइबल में हम एक्सटेंड की बात कर रहे हैं, तो नागालैंड और ट्राइबल एरिया को छोड़ के जम्मू अब हमारा है 370 खत्म हो गया। हमने कहा जम्मू जो पहले एक्सक्लूडेड था अब हमने बेटा जम्मू को शामिल कर लिया है, ठीक है ना? तो जम्मू में यह एप्लीकेबल होगा बिना किसी डाउट के, ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर काइंडली क्लियर ऑल दी वर्ड्स, ठीक है? सर चैप्टर एंड सेक्शन किसा याद रखना है? बीएनएस के सीआरपीसी।
बेटा बीएनएसएस के तो जरूर याद रखने हैं, जो चैप्टर नेम है, जो सेक्शन है, ठीक है ना। और अब ये तो देखो, अब जिसे अभी राजस्थान वगैरह देना है तो उसे तो सीआरपीसी याद रखना होगा। यूपी की नोटिफिकेशन आ जाती है तो देखते हैं उसमें बीएनएसएस पूछ रहा है या सीआरपीसी पूछ रहा है। तो तुम काम करो, चैप्टर नेम सेक्शन बीएनएसएस के याद करो, एक पासिंग रेफरेंस के रूप में सीआरपीसी को भी ध्यान में रखे रहो, ठीक है ना। सब हो जाएगा सौरभ शर्मा, घबराने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। शीतल ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि कहाँ गया, एक और सवाल था ना। शीतल ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सर क्यों नहीं नागालैंड वगैरह, ये बेटा नागालैंड ट्राइबल वगैरह शेड्यूल एरियाज है, जो अनुसूची 5 है 6 है उसमें प्रोटेक्टेड है। वहां पर बेटा हमारे एसटी भाई बहन रहते हैं, तो उनका अलग कल्चर है, उनकी अलग लैंग्वेज है, उनकी अलग जीवन पद्धति है। वहां पर तो हिंदू मैरिज एक्ट भी लागू नहीं होता है। तो कुछ तो अपवाद रखना होगा आपको, लेकिन वहां की सरकार यदि चाहती है तो लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। अभी एक बच्चे ने कहा था एक एक शब्द बता दीजिए, हम एक एक शब्द बता देते हैं, चलो ठीक है। एक एक शब्द पढ़ लो बेटा, ये बीएनएसएस का। चलो भाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जितने उपबंध हैं, जितने भी प्रोविजन हैं, लेकिन वो प्रोविजन नहीं विच आर फाइंडिंग देयर प्लेस इन चैप्टर 9, 11, 12 क्या है, मैंने आपको बता दिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जितने भी उपबंध हैं वह पूरे देश में लागू होंगे, अपार्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ नागालैंड, अपार्ट फ्रॉम द एरिया ऑफ ट्राइबल एरिया। अब ट्राइबल एरिया के लिए आपको शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा। लेकिन जो वहां की कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, यदि वो चाहती है, यहां लिखा है मे, द वर्ड शैल हैज नॉट बीन यूज्ड, मे, यदि वो चाहती है तो अपने राज्य में, कौन भाई, दीपक प्रकाश, ऐसा नहीं है बेटा। मैंने अपने 5 साल के कैरियर में ऑनलाइन मुश्किल से 2 से 3 बच्चों को ब्लॉक किया, इसलिए नहीं किया कि मेरी बुराई हो रही थी, वो दूसरी बच्चियों को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, फिर बाद में मैंने उनके ऊपर एफआईआर भी करवा दी। मैं बहुत खतरनाक टीचर हूं, 50-50, 50% अध्यापक हूं, एजुकेटर मेंटोर हूं, 50% वकील हूं। तो मैंने अन अकेडमी पे पढ़ाता था, तो 3-4 बच्चों के ऊपर मैंने एफआईआर करवाई है ना। मैं अपनी क्लास में अपनी बच्चियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते नहीं देख सकता, हैरेसमेंट होते नहीं देख सकता, तो मैं तुरंत उनका गार्जियन बन जाता हूं। ऐसे मैंने कभी कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया, ठीक है ना। तो मेरी क्लास में भूल जाओ कि तुम ब्लॉक होगे, ठीक है। तो अगर राज्य सरकार चाहती है तो इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज अपॉन देयर डिस्क्रिशन, तो वह बेटा अपने राज्य में सप्लीमेंट्री, इंसिडेंटल, कंसिक्वेंशियल, है ना, मॉडिफिकेशन के साथ, मतलब सप्लीमेंट्री मतलब साथ में जुड़ा है, इंसिडेंटल मतलब ठीक है कोई मेन प्रोविजन है उसके साथ, यह भी सही, कंसिक्वेंशियल मतलब परिणाम स्वरूप, ऐसे बदलाव संशोधन के साथ अपने राज्य में जो ट्राइबल एरिया वाले राज्य हैं, जो नागालैंड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू कर सकती है। बताओ भाई, ठीक है, ये समझ में आ गया। सच में ये बेटा इसमें झूठ बोलने की कौन सी बात है ना, इसमें झूठ बोलने की कौन सी बात है। लॉयर है, लॉयर का काम है एफआईआर करना है। एक सवाल छूट गया था, अभी ध्यान आया। इकबाल इस्माइल सोडावाला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आप एग्जामिनेशन में स्टेट पूरा लिखेंगे, एसटी नहीं लिखेंगे। 1974, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अभी मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस केस लॉ में कहा,
इस केस लॉ में कहा कि सीआरपीसी का मतलब केवल यही है, अंतर क्रिएट करना। जो नेचुरल जस्टिस का कानून है, नियम है, जो मन मानेपन का नियम है, जो कानून अंतर बतलाता है, उसी कानून को सीआरपीसी कहते हैं। क्यों मिली जायसवाल? ठीक है बेटा। अगर नागालैंड और अदर ट्राइबल एरियाज में क्राइम होगा तो वहां कौन सा क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होगा? हाउ विल? ठीक है। अरे भाई, कभी कभार मैं घर में रहता हूं तो थोड़ी चीजें हो सकती हैं। आज एक छोटा सा इवेंट है तुम्हारे गुरु के जीवन के एक खास दिनों में से एक। ठीक है। तो ये कहा गया सर नागालैंड में। गुड क्वेश्चन अरबाज सर। अरे कर रहे हैं भाई। नागालैंड में कैसे होगा बेटा? अपना कोड होगा भाई। जम्मू कश्मीर में संविधान नहीं चलता था तो जम्मू कश्मीर के पास अपना संविधान था। ठीक है ना? तो यदि वो चाहते हैं तो बीएनएसएस को अप्लाई कर ले, क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ, देखो अलाइशा को पता है। अच्छा देखो भाई, चूंकि बहुत बच्चों की पहली क्लास है तो बच्चे ना ऑफेंड हो जाते हैं कि गुरुजी मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, गुरुजी मेरे सवालों को नहीं देख रहे हैं। मैं तुम्हें एक टेक्निकल प्रॉब्लम बताता हूं। मेरी गिनती भारत के कुछ ऐसे एजुकेटर्स में होती है जो बच्चों से खूब बात करते हैं। लेकिन अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, बस ये है बेटा कि मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरा विंडो दूसरा है, उसमें मुझे कमेंट नहीं दिखता। फिर तुम मेरी नजरों को नीचे होते हुए देखते होगे, ऐसे ऐसे करता हूं ना, तो फिर दूसरे विंडो पर आता हूं। तो उस दौरान वो जो टाइम है, तुम्हारा कमेंट ऊपर चला जाता होगा, है ना? तो तुमको लगता है देख रहे हैं गुरुजी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कई बच्चे तो ये कहते हैं अरबाज आलम देखे गुरुजी का, बनारसी भाषा में, गुरुजी के सवाल उत्तर ना हा, गुरुजी भागत में। नहीं नहीं, आई एम नॉट स्किपिंग, आई एम द एक्सपर्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दो दो भारत के गवर्नर हमको गोल्ड मेडल दे के गए हैं। ठीक है। बस दिक्कत यही है कि तुम्हारा जो कमेंट है, ये जो पीरियड है इधर से उधर करने का, उसमें ऊपर चला जाएगा मेरी नजर में, क्योंकि तुम्हारा कमेंट हमको 10 सेकंड के बाद मिलता है ना? तो लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे यार, कॉपी करके रख लो। कैसे नहीं बताएंगे गुरुजी? पेस्ट करो, पेस्ट करो, पेस्ट करो। यहां नहीं बताएंगे, टेलीग्राम पर बताएंगे। जब पुराने बच्चे हो जाओगे, हमको लगेगा कि बहुत सिंसियर बच्चे हो, अपना नंबर दे देंगे तुमको। क्यों? तो थैंक यू सो मच। मेरा टेलीग्राम ओपन है ना? मेरा टेलीग्राम ओपन है, पूछो सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार बेटा हायरार्की ऑफ कोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पूरा कर दो ऋषिकेश, एक एक चैप्टर के एक एक प्रोविजन कर दो, या बेटा अपने मॉडिफिकेशन, कहा ना सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कंसीक्वेंशियल। इसीलिए लिखा कि कोई नागालैंड की सरकार पर यह सवाल ना उठाए कि काहे नहीं पूरा लागू किए हो। अच्छा, चलो सर बनारसी भाषा में पढ़ाइए। अरे नहीं भाई, दैट विल रेंडर इनजस्टिस टू माई स्टूडेंट, है ना? पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं बनारसी, तो पैदा हुए यहीं पे, रहते हैं यहीं पे। तो चलिए साहब आगे बढ़ते हैं आप सभी को लेकर। मैं बेटा एक बार हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड केवल रेफर करना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसे पढ़ाऊंगा। ठीक है। कि देखो भारत में जो क्रिमिनल कोड्स हैं बेटा, और वो जो सेंटेंस पास करती हैं वो किस रूप में करती हैं। तो जो सबसे बड़ी कोर्ट है अपेक्स कोर्ट, जिसे आप भारत की फेडरल कोर्ट भी बोलते हैं, दिल्ली में बैठी है। अब तो उसकी रीजनल बेंचेस भी बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट वो माई बाप है ना? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। किसी की सजा को बदल दे, माफ कर दे, वॉट्स एवर। 142 में उसके पास इनहेरेंट पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट बेटा किसी भी सेंटेंस को पास कर सकती है ऑथराइज्ड बाय लॉ। अब ऐसा थोड़ी ना कहेगी सुप्रीम कोर्ट की तुमको आज से बांग्लादेश भेज देंगे। फिर बेटा उसी तरीके से जो कंसर्न हाई कोर्ट है वो भी कोई सेंटेंस पास कर सकती है ऑथराइज्ड बाय लॉ।
जो हमारे जिले की सेशन कोर्ट होती है उसमें बेटा दो तरीके की कोर्ट होती है। एक का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, एक होता है एडिशनल सेशन जज, ठीक है ना, एडीजे जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बेटा कोई सेंटेंस दे सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, लेकिन कहा जाता है यदि मृत्यु दंड देंगे तो सेक्शन 366 में कहा गया कि इसे कंफर्मेशन लेनी होगी हाई कोर्ट से। तो ये डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की बात है। मैं अपना टेलीग्राम ये देखो दे दिया इन सब ने, औतिक ने दे दिया, औतिक मेरा बहुत प्यारा बच्चा है ना, सिमोना ने दे दिया। सर वो केस लॉ बताते वक्त आपकी वॉइस प्रॉब्लम हुई थी, नहीं कहाँ हुई थी मेरी वॉइस प्रॉब्लम, बता तो दिया था बेटा, है ना, बता तो दिया था। इस्माइल, इकबाल, इस्माइल, सोडा वाला, है ना, तो सोडा वाला से याद रख लो कि सोडा वाला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। एक बेटा जज होते हैं जो बड़े रेयर प्रजाति के होते हैं, मिलते नहीं है, लेकिन ठीक है इनकी बात की जाती है, असिस्टेंट सेशन जज। तो ये 10 साल तक की सजा दे सकते हैं, कोई भी फाइन दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे तुम लोग दीपक प्रकाश, शांतनु, ये सब जज बन जाएं, टॉप रैंकर्स बन जाएं, 8 साल के अंदर, 8 साल के अंदर अपने सिलेक्शन से ये सीजीएम बन सकते हैं। तो जिस दिन दीपक प्रकाश सीजीएम बन जाएगा, तो चाहे सीजीएम हो, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो बेटा, सॉरी ये सीएमएम है, सीजीएम तो इधर है, ठीक है ना, तो चाहे सीएमएम हो चाहे एसीएमएम हो, ये 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। उसी प्रकार जो सीजीएम होते हैं, एसीजीएम होते हैं, वो भी 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। मेरी छोटी बहन दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उसको भी ले आएंगे। मेरी एक स्टूडेंट है, उसको भी अलका को लेते आएंगे तुम लोग के बीच, जो अपना नया वाला वाईटी चैनल है, वो सब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बेटा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, हमारे यहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, एसीजीएम होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में बेटा एक होता है एमएम, एमएम मतलब जैसे अपने यहाँ जीएम होता है, एमएम और जीएम एक बराबर हैं। तो इनकी सजा बेटा ये कितनी दे सकते हैं, 3 साल तक की, ठीक है ना। दिल्ली बंबई वगैरह में एमएम हो जाएगा, हमारे यहाँ जीएम हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी पाया जाता है, ठीक है ना, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो ये सजा कितनी दे सकते हैं, ये भी 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। देखो मेरा पर्पस ये नहीं है, नहीं नहीं अरे नहीं अरबाज, एडहॉक वगैरह नहीं होते हैं, वो आर्टिकल 127 सुप्रीम कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा पर्पस केवल हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड को बताने का ये है कि मैं जब कल के लेक्चर में आऊंगा, वैसे हायरार्की में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन कल के लेक्चर में बेटा कोर्ट को रेफर करूंगा। तो मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सेशन में असिस्टेंट सेशन जज, नीचे सीजीएम, जीएम, आपको एक रेफरेंस रहे। बहुत सारे बच्चे उन्हें नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो ये चार्ट मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो कितनी सजा देते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कल के लेक्चर के लिए तैयार कर रहा हूं। इसी तरीके से बेटा हमारे यहाँ कार्यपालिका के मजिस्ट्रेट होते हैं, जिन्हें आप डीएम एसडीएम बोलते हैं। डीएम साहब, डीएम में एडीएम साहब भी आते हैं, एसडीएम आते हैं, ठीक है ना। इनकी भी बीएनएसएस में रोल है, सीआरपीसी में रोल है, क्योंकि शांति व्यवस्था यही बनाते हैं। कभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट डंडा लेकर रोड पर नहीं उतरेगा, लेकिन ये जो डीएम वगैरह होते हैं ना, डीएम वगैरह, आप इनको देख लेंगे डंडा लेकर रोड पर घूम रहे हैं। हाँ आई नो कविकान, 10 लाख के ऊपर, लेकिन अभी उसमें जाना नहीं है। वेरी गुड ज्योति उमरदंड, तुम महाराष्ट्र से हो, ठीक है। सर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या डिस्ट्रिक्ट जज को कहते हैं? नहीं बेटा, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट अलग होती है। फास्ट ट्रैक डिस्ट्रिक्ट जज के एक तरीके से सबॉर्डिनेट है, वो बना देता है, मतलब ऊपर से कहा जाता है, नोटिफिकेशन आती है, हाई कोर्ट कहता है, तो एक जो एडीजे रैंक का अधिकारी होता है वही फास्ट ट्रैक कोर्ट में बैठ जाता है, ठीक है। तो अब मैं जो अगले 45 मिनट पढ़ाने वाला हूं,
वो बेटा बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो बेसिकली मैं आपको कंटेंट देने वाला हूं कि सीआरपीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ठीक है ना। तो जो बच्चे संविधान नहीं पढ़े हैं वो पूरी तन्मयता के साथ, है ना, पूरी शिद्दत के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ेंगे। जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, बेटा जो सीनियर जज होता है अभिषेक, ठीक है, ये शब्द हमारे संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अभी चंद्रचूड़ साहब बोल दिए तो निकल पड़ा ये शब्द, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि अभी तक का जितना इंटरेक्शन था, आपको ऐसा नहीं लगा कि सर बाउंसर जा रहा है? अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, केवल एक लेआउट तैयार कर रहा हूं, है ना। आपको बेटा मतलब जिसे कहते हैं ना, एक्सरसाइज करने के पहले तैयार कर रहा हूं, है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई के अलावा अदर जजेस होते हैं, हाँ अरे भाई, मैंने कहा ना, जो सीनियर, जो कोलेजियम व्यवस्था में हम कहते हैं 4 सीनियर जज मिलकर जजेस को अपॉइंट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो वो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ठीक है। तो आप सभी मुझे जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको लेकर आगे बढ़ता हूं। विश्व मजदूर दिवस, ना बढ़िया दिन है आज। चलो गुरुजी थोड़ा सा हिंदी की तरफ घुमा दीजिए बड़े बड़े वर्ड्स को। क्लियर? तुम्हारी तबीयत ठीक है सागर? तबीयत ठीक है बेटा? प्रज्वल समझ में आ रहा है बेटा? थैंक यू सो। कवि कांत तो पुराना बच्चा है ना, पवेल कलिकांत अलाइशा, तुम लोग को तो आएगा ही समझ में। नए बच्चों के सामने चैलेंज है, ठीक है ना। ठीक है, अद्भुत क्लास। अच्छा वो बच्चा कहाँ गया भाई, जो लॉ का नहीं है लेकिन केवल लॉ को जानने के लिए कर रहा है? मुझे उसका नाम याद करना है। हाँ भाई प्रकट हो जाओ। आशीष नाम था तुम्हारा? तो चलिए, प्रिंस केसरी बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप जी सर, समझ। बाल कृष्णा, चलो। तो बेटा अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे? अब हमारी जो चर्चा होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे होगी। आप सीआरपीसी का कोई भी आंसर लिखो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि यदि आपको सीआरपीसी में अच्छे नंबर के साथ आगे बढ़ना है तो आप अपने सीआरपीसी में बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जरूर इंसर्ट करो। कैसे करना है मैं सिखाऊंगा, क्या करना है मैं सिखाऊंगा, कौन से केस लॉ मैं बताऊंगा। तुम्हें केवल उन विषयों को याद करना है, समझना है ना। तो दैट आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन आई विल लेट यू नो, लेकिन बेटा करना तो तुमको होगा। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस सीआरपीसी विल बी इनकम्प्लीट, ठीक है। वेरी गुड सर, वेबसाइट से क्लास ले रहा हूँ, आपकी आवाज़ बहुत क्रैक हो रही है, नेटवर्क भी सही है नहीं किशोर। अगर मेरी आवाज़ ब्रेक होती तो यहाँ बेटा अब तक दंगा हो गया होता। तुम नहीं जानती हो, सब बच्चे इतने शरीफ तुमको दिख रहे हैं ना। जो यहाँ पर एक बच्ची है माही, पुरानी वाली माही, वो केवल एक मौका खोजती है कि गुरु जी की एक बार आवाज गड़बड़ हो जाए। ये जो हम पहने हैं ना बेटा, बहुत दर्द करता है, ये केवल माही के डर से पहने हैं। तो तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत है, एक बार रिफ्रेश कर लो, नहीं तो मोबाइल पर देखो, ठीक है। माही, इन सबको बेटा, हाँ इन सबको अपनी क्षमता से परिचय कराओ जरा। अरे वाह औतिक कुमारी, चलो भाई। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हैं। तो सीआरपीसी 1973 क्या कहता है? सीआरपीसी 1973 कहता है कि बेहतर ढंग से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बेहतर ढंग से ट्रायल होना चाहिए, एक अच्छी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिससे समाज में डर हो सके और जो प्रोपोर्शनेट हो। किसी ने एक थप्पड़ मारा तो उसको 100 साल की सजा थोड़ी ना दोगे, कहा तो कह रहे 1 साल की तुमको सजा दे देंगे सिंपल हर्ट में, तो मतलब कोर्ट रीजनेबल सजा दे। तो भैया
सीआरपीसी एंश्योर करती है ये तीनों चीजों को। वहीं दूसरी ओर भारत का संविधान क्या कहता है कि इस देश के जो नागरिक हैं, जो गैर नागरिक हैं, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट का सम्मान होना चाहिए। सुनील बत्रा, सारे बच्चे जिन केस लॉ को मैं लिखूंगा तुरंत लिख लेंगे। सुनील बत्रा के केस में भारत की सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, कहां है मेरा जानने वाला, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के लिए हैबियस कॉर्पस की कि मेरा प्रेमी कहां है, योर लॉर्डशिप, मिल नहीं पा रहा है, बहुत परेशान है। मजाक का विषय नहीं है। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के लिए हैबियस कॉर्पस की, जिससे मैं प्रेम करती हूं वो मुझे मिल नहीं रहा है, उसके घर वाले बता नहीं रहे, मैं बालिग हूं, प्यार करना मेरे सम्मान से, मेरी खुशी से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने कहा क्यों चिंता करती हो बेटी, हम पता करेंगे। बुलाया पुलिस कप्तान को, मैडम कि जो भी XYZ है पता करो कहां है। इसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील बत्रा में हैबियस कॉर्पस के रिट को एनलार्ज कर दिया। द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस हैज बीन इंटरप्रेटेड ऑन द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अरे नहीं माही, इतना सीरियस हो जाओगी तो एपी सर के साथ पढ़ चुकी, ठीक है माही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद जो कैदी है, सजा याफ्ता जो कैदी है जिसे सजा मिल गई, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अर्शवीर, रिया, वो इंसान नहीं है क्या? उसके लिए संविधान नहीं है क्या? उसका कोई मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तुमने उसकी लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल कर दिया, काट दिया, है तो इंसान है, इसी देश का नागरिक है ना। सुनील बत्रा को अपने लिए दिक्कत नहीं थी, उसके दोस्त के साथ सेक्सुअल एट्रोसिटीज होती थी, पैसा नहीं देता था जेल के वार्डन को, गंदे गंदे काम उसके दोस्त के साथ किए जाते थे। सुनील को देखकर बड़ा दुख हुआ। सुनील ने चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट को, कहा आकांक्षा की मान लीजिए हम कैदी हैं, हमने अपराध कर दिया तो ये सलूक किया जाएगा हमारे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भ्रिकुटी टेढ़ी की सुप्रीम कोर्ट ने। और वो ऐतिहासिक जजमेंट था 1980 के दशक था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब से हैबियस कॉर्पस लागू की जाएगी जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा के लिए भी। ध्यान से समझिएगा, एक और कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट इंश्योर कर रहा है, एक और सीआरपीसी कह रहा है इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, पनिशमेंट बढ़िया ढंग से होना चाहिए। जो सबसे ग्लैरिंग आर्टिकल है दैट इज अबाउट आर्टिकल 21 कि इस देश में लाइफ एंड लिबर्टी नागरिक गैर नागरिक सभी को मिला है। यदि लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल करना है तो प्रोसीजर लेकर आओ, विच शुड बी इस्टेब्लिश बाय लॉ, PEBL, ठीक है ना। तो PBL में IPC आ जाएगा, PBL में CRPC आ जाएगा। और आर्टिकल 14 is another important fundamental right which is about right to equality, which provides equality before law, equal protection of law। कि मेरी जाति, मेरी धर्म, मेरी गोराई, मतलब एपी सर काला, एपी सर को जेल में बंद कर दोगे, एपी सर गरीब जेल में बंद कर दोगे, एपी सर निम्न जाति का है जेल में बंद कर दोगे, एपी सर अमुक जैन है, महा माइनॉरिटी, नहीं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो डायरेक्टली बेटा सीआरपीसी से जुड़े हुए हैं। तो सीआरपीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? सीआरपीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है दैट सीआरपीसी इनकम्पासेस द प्रिंसिपल ऑफ अ फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल। जहां जज आपसे पूछता है प्ली ऑफ गिल्ट, जिसे आप कहते हैं अपराध किए हो, वो कहता है चुप, हम नहीं बोलेंगे कुछ। जज ने कहा कोई बात नहीं, मत बोलो, हम राज्य से कहेंगे वो साबित कर लो। जब पूरी प्लीडिंग हो जाती है, जब एक्यूज्ड का अपराध साबित हो जाता है, तब भी जज एक मौका देता है, कुछ बोलना चाहते हो तुम्हारी सजा को लेकर, उसे कहते हैं हियरिंग ऑन पनिशमेंट। तो वकील कहता है ए साहब, बूढ़ा आदमी है, घर में 2 बेटियां हैं, बीमार है, आप दे दीजिए सजा, इस सब को थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। आप समझिएगा, इम्पार्शियल ट्रायल,
जहां पर मैंने अपराध किया तो राज्य साबित करेगा। ये बेटा आर्टिकल 21 के जीवन से जुड़ा है। एंश्योरिंग फेयर ट्रायल आर्टिकल 14 से जुड़ा है। हर व्यक्ति को एक समान ट्रायल के सब्जेक्ट टू होना होगा। एंश्योरिंग दैट अरेस्ट इज नॉट ओनली लॉफुल बट ऑल्सो जस्टिफाइड, ये रूल ऑफ लॉ से जुड़ा है। जहां पर हम कहते हैं तुम्हारे पास पावर है गिरफ्तार करने की तो हर बात पर गिरफ्तार करोगे, जवाब दो। जवाब देना ही विधि के शासन संवैधानिकता को दर्शाता है। अनलेस एक्सेप्शंस आर एस्टैब्लिश द एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। हम कहते हैं ना, जब तक निशात यूसुफजई, दीपक प्रकाश, वीर प्रताप अपराध साबित नहीं हो जाएगा, हम बेटा क्या कहेंगे, मुलजिम और मुजरिम। जी सिनेमा वगैरह देखे हो साहब, ये हमारे क्लाइंट को मुजरिम कैसे बोल सकते हैं, अभी तो उसका ट्रायल चल रहा है। सवाल ये है हम इनोसेंट मान के चलेंगे। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, आर्टिकल 21 से निकला है। यदि आपने इन विषयों को, जब आप अरेस्ट लिखेंगे एग्जाम में, जब आप इन्वेस्टिगेशन पर आंसर लिखेंगे, कोई भी ट्रायल, पुलिस ट्रायल, वारंट ट्रायल, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, समरी ट्रायल, सम्मन ट्रायल, प्ली बार्गेनिंग, अगर आपने आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के साथ अपने आंसर को लिख लिया, यकीन मानो बेटा तुम्हारा आंसर औरों से अलग होगा, तुम्हें 10% नंबर ज्यादा मिल जाएगा, है ना। तो मैंने आपको सीआरपीसी के लिए सुनील बत्रा भी बताया कि कोर्ट ने सुनील बत्रा में कहा, नीलबती बेहरा में कहा, हुसैनहरा खातून में कहा, ये सारे केस लॉ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि यदि जेल में कोई व्यक्ति बंद है, भले वो डकैत है, मर्डरर है, रेपिस्ट है, कुछ भी है, उसके साथ टॉर्चर नहीं करोगे, क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं करोगे, है ना। भाई सेक्शन 46 क्या कहता है, लिख लो सारे बच्चों। सीआरपीसी का सेक्शन 46 कहता है उतना ही फोर्स यूज करो गिरफ्तारी में जितने फोर्स की जरूरत हो। सीआरपीसी पढ़ाएंगे तब भी यही बताएंगे। सेक्शन 50 क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो उसे ग्राउंड तो बता दो क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तो यह सारे विषय बेटा आर्टिकल 21 से निकले हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सीआरपीसी कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बेटा क्या है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ संविधान में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में पाया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या कहा जाता है माही, यही कहा जाता है दीपक प्रकाश कि हमें केवल उसी अपराध के लिए सजा दी जाएगी जिस दिन हमने वो अपराध किया, उसे अपराध घोषित किया गया था। क्यों सागर सोनकर, भाई सागर तुम तो लॉयर हो, हम अपराध के लिए कहते हैं फॉर ऑफेंस देयर शुड बी एन एक्ट और देयर शुड बी एन ओमिशन। आपको शिवानी मैम इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगी, या तो एक्ट हो या तो ओमिशन हो। हम कहते हैं सीआरपीसी के लिए कि हम कोर्ट में कहेंगे साहब हमने जो अपराध किया था, जिसके लिए हमें कहा जा रहा है कि तुम अपराधी हो, वो तो अपराध था ही नहीं, लेजिस्लेचर विधायिका ने उसे घोषित ही नहीं किया था। व्हाट डज इट मीन, फॉर एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, फॉर एन ऑफेंस टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय द लेजिस्लेचर एज एन ऑफेंस। मतलब क्रिमिनल लॉ को कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं कर सकते। सिविल लॉ को कर सकते हो, है ना, सिविल लॉ कैन बी मेड रेट्रोस्पेक्टिव, क्रिमिनल लॉ नहीं कर सकते हो। तो यह बेटा सीआरपीसी भी कहता है, यह संविधान भी कहता है। तो आप समझिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है सीआरपीसी का, ठीक है ना, जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 से निकला है। एक दूसरा विषय बेटा आर्टिकल 20 से निकला है, वो क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। कि भैया एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दोगे ना। आर्टिकल 300 सीआरपीसी का भी यही बात कहता है। आर्टिकल 300 हम पढ़ाएंगे, बीएनएसएस के साथ पढ़ाएंगे।
भाई डबल जियोपार्डी का क्या मतलब है? डबल जियोपार्डी का मुस्कान दीपक यही मतलब है, एक अपराध के लिए नीलम खट्टिक माही औतिक एक बार सजा दोगे, 5 बार थोड़ी ना सजा दोगे। जो बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कही गई है, वही बात तो बेटा 300 में कही गई है। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। नीलम खट्टिक, तुम तो गायब हो क्लास से, 15-20 दिनों से गायब हो मुझे लगता है। तो जब आप संवैधानिक विधि शास्त्र को बेटा सीआरपीसी से जोड़ेंगे, है ना, व्हेन यू विल को रिलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस विद द सीआरपीसी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू पुट ऑल दोज आर्टिकल्स जो संविधान में हैं और जिनकी डायरेक्ट बियरिंग है सीआरपीसी से। ठीक है, हाँ नहीं बाकेलाल अभी आएंगे बेटा, 22 नहीं बाकेलाल 20, अभी आएंगे बेटा 22 पे। ठीक है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है, यदि मेरे ऊपर यह आरोप है कि मैंने कोई अपराध किया है तो आ जाओ राज्य वालों, प्रोसिक्यूशन, स्टेट पुलिस, साबित करो। मुझे मजबूर नहीं किया जाएगा, मुझे कंपेल नहीं किया जाएगा कि मैं स्वयं के खिलाफ गवाही दूं, है ना। इसमें अनिल लोखंडे का केस हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली बेटा ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ये एक स्टेब्लिश प्रिंसिपल है that I cannot be forced to testify against my own self। अगर मेरे ऊपर आरोप है तो राज्य से साबित करें। हम क्यों साबित करें भाई? क्योंकि अपराध समाज के खिलाफ माना जाता है ना। इंडिविजुअल के खिलाफ तो है ही है, लेकिन स्टेट के खिलाफ भी है। इसके पीछे एक मैगजिम है जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है, नेमो टेनिचर प्रोडेरे एक्यूजेरे सिप्सम। व्हाट डज इट मीन? नो वन इज ऑब्लिगेटेड टू ब्लेम वन सेल्फ। तो पूरी दुनिया में ये नियम है कि आपराधिक विधि शास्त्र में कहा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा राज्य के ऊपर रहता है। ठीक है ना, तो एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन हो, प्रेशर से थोड़ी ना लिया जाएगा। जॉली एलएलबी देखे हो कि नहीं तुम लोग? जॉली एलएलबी में वो जो इंस्पेक्टर रहता है लखनऊ वाला, जिसकी मूछें वगैरह है, सिंह साहब क्या बोलते हैं उसको, लखनऊ हाई कोर्ट का एक बड़ा वकील रहता है, लोअर कोर्ट में आता है अपेयरेंस के लिए, तो कहता है सीने पर, अरे कंधे पर 3 स्टार लगाए हो, ये भी नहीं पता पुलिस को दिया हुआ बयान इकबालिया नहीं है, इकबालिया बयान न्यायालय में सुसंगत नहीं है। द स्टेटमेंट विच हैज बीन गिवन टू पुलिस इन द पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल, इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि पुलिस मजबूर करती है, मारती है, पीटती है, अत्याचार करती है कि नहीं करती है नीलम, बताओ। सभी को पता है यार, पुलिस से इसीलिए तो डर लगता है ना। तो कहा गया कि ये फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से समझ में आ रहा है। अरे अभी तो शुरुआत है। हम लोग अन्ना के आंदोलन में कहते थे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। इतना अन्ना के आंदोलन में हम शामिल हो गए, हमको एक सेमेस्टर में डिबार कर दिया बीएचयू का वीसी, कहा जाओ नेतागिरी करो। हम कहे अरे देश के खिलाफ लड़ रहे, देश के लिए लड़ रहे हैं, कहे पढ़ना लिखना नहीं है। तो वो बीएचयू वाली बच्ची कहाँ गई, क्या नाम है उसका, हमारे यहाँ एक फैकल्टी है ना बच्चा अनूप, तो मैं अनूप भैया ये सारे लोग बेटा बीएचयू गेट पर रहते थे अन्ना के आंदोलन में। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस हो सकता है? अच्छा, इसे वो सीआरपीसी का आर्टिकल भी जुड़ा है, सेक्शन 313। ठीक है ना, इसे पढ़ाएंगे जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के साथ। कहता है ठीक है एक्यूज स्टेटमेंट वगैरह दे सकता है ट्रायल में, लेकिन मजबूर थोड़ी ना कर दोगे कि दे ही, उसका मन है दे चाहे ना दे, है ना। चलो अब आते हैं प्रज्वल मिश्रा पर। प्रज्वल मिश्रा ने कहा आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या कहता है कि भैया जैसे ही किसी को गिरफ्तार कर रहे हो उसे बता दो। नैसर्गिक न्याय है ना कि भैया किसी के खिलाफ, किसी के प्रिजुडिस अगर कोई एक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट ही शुड बी इन्फॉर्म्ड बिफोर कि आपको इस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, हमारे सीआरपीसी में भी मिलता है। भाई ये तो डीके बसु से निकल कर आया ना,
डीके बसु की जो गाइडलाइन थी बेटा, सुप्रीम कोर्ट की दी हुई, बाद में भारत की पार्लियामेंट ने बेटा सीआरपीसी में बदलाव किया। हम सेक्शन 41 में भी इस बात को कहते हैं कि यदि पुलिस के पास रीजनेबल सस्पिशन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है ना, तभी तो गिरफ्तार करेगी। ऐसे थोड़ी ना है कि पुलिस का मन किया और गिरफ्तार कर दी, नहीं। सेक्शन 41 कहता है कि आपके पास पर्याप्त आधार होना चाहिए, तर्क संगत आधार। फिर सेक्शन 55, सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी भी यही कहता है कि इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट टू कन्वे द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट टू द अरेस्टी। नहीं तो फिर बेटा जो ऑफिसर ये काम नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल को नहीं मान रहा है, उसके खिलाफ बेटा कार्रवाई की जाएगी। तो ये 41 50 कहां से निकला है? संविधान से निकला है, 22 क्लॉज 1 से निकला है। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, कोई मतलब नहीं है ऋषिकेश साहा, कूड़े का ढेर। हाँ, अगर पुलिस स्टेटमेंट में आपका डीएनए ले लिया जाए, है ना, पसीना, नाखून, स्पर्म, थूक, स्पटम वगैरह, तो वो एडमिसिबल है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट। आपने पुलिस को कस्टडी में कोई बयान दिया, उस बयान के आधार पर कोई डिस्कवरी हो गई, हथियार मिल गया, खून से सने कपड़े मिल गए, मोबाइल मिल गया, तो वो सेक्शन 27 में बेटा डिस्कवरी स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एडमिसिबल है। लेकिन केवल बयान, मेयर स्टेटमेंट कि साहब देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कि साहब देख रहे हैं कितना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, देखिए इसके सामने बिरयानी पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, और ये कह रहा है मैंने अपराध किया। कोर्ट कहेगी बाबू पढ़ के आओ सेक्शन 25 26 इंडियन एविडेंस एक्ट। इस बयान की कोई रेलिवेंसी नहीं, हम चाह कर इसको नहीं एडमिट कर सकते हैं, है ना, चाह कर इसे नहीं एडमिट कर सकते हैं। हाँ भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है सर, सेक्शन 50A, हाँ 50A ही तो, अच्छा ओके गॉट इट, सेक्शन 50A, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये जिम्मेदारी भी आप लोग के ऊपर है। कभी कभार होता है, मतलब जैसे आप लिख कर लाओ तो एक एक चीज पढ़ोगे, ऐसा होता है धारा प्रवाह बोलने में, कभी कभार होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। 50A इसीलिए है ना बेटा, उसे बाद में ऐड किया गया था। 50A में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म टू अ नॉमिनेटेड पर्सन, नॉमिनेटेड, ठीक है, चलो। प्रज्वल ने कहा आर्टिकल 22 क्लॉज 2, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जितना समय है ट्रेवल टाइम, उसे छोड़ दो जहां से गिरफ्तार किए हो, और जो नियरेस्ट कोर्ट है आपकी मजिस्ट्रेट की, वहां तक ले जाने में जो ट्रेवल टाइम है उसे छोड़ दो। इस देश की ऐसी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है जो 24 घंटे से ज्यादा आपको अपनी कस्टडी में रख सके। बिल्कुल यही फिनोमिना बेटा जो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में फंडामेंटल राइट के रूप में बताया गया है, सेक्शन 57 सीआरपीसी में भी यही कॉन्सेप्ट बताया गया है, विच विल बी एम्बॉर्डन लेटर इन सेक्शन 167 एंड 309। मतलब एक रेफरेंस दे रहा हूं, बेसिकली 22/2/57 से निकला है, ठीक है ना, 57/22/2 से निकला है कि जो फंडामेंटल राइट की वैल्यू 22 क्लॉज 2 में दी गई है, उसी ने जन्म दिया सेक्शन 57 सीआरपीसी को, ठीक है। तो सीआरपीसी भी कहता है कि नहीं रख सकते बेटा 24 घंटे के, मजिस्ट्रेट के सामने जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है प्रस्तुत करो, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है। और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है? राइट टू लीगल एड, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो राइट टू लीगल एड निकला कहां से है? निकला है आर्टिकल 39A से, जो डीपीएसपी है। और बाद में चाहे हुसैनारा खातून का जजमेंट हो, सुनील बत्रा सेकंड का जजमेंट हो, दूसरे जजमेंट हो, मेनका गांधी का जजमेंट हो, हमने कहा राइट टू लीगल एड फंडामेंटल राइट है। और यदि सरकार यह कह रही है प्रज्वल माही, दीपक कविकांत, पैसा नहीं है हमारे पास, आप समझिएगा, 39A को इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो फंडामेंटल राइट है। सरकार कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोर्ट कहती है हमें मतलब नहीं तुम्हारे पास पैसा है चाहे नहीं है,
राइट टू फ्री लीगल एड, यदि कोई व्यक्ति इंडिजेंट है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो यह राज्य की ड्यूटी होगी बेटा कि वह उस व्यक्ति को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। क्योंकि यदि आपने फ्री लीगल एड नहीं प्रोवाइड किया तो जो अपॉर्चुनिटी की बात आप प्रेम्बल में करते हैं, आर्टिकल 14 में करते हैं, जिस सामाजिक न्याय की बात आप प्रेम्बल में करते हैं, वो बेटा एक धोखा साबित होगी। कि भाई यदि मान लो मेरे पास पैसा नहीं है मुस्कान, यदि, तो मैं अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता भाई। कोर्ट के प्रोसीजर तो हमको पता नहीं है, सेक्शन तो हमको याद नहीं है, हमें वकील चाहिए। तो यह राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि यह राज्य संविधान कोर्ट सीआरपीसी मेरी है, मैंने इसे जन्म दिया, भले मैंने अपराध किया तो क्या। तो कहा गया राइट टू फ्री लीगल एड बेटा, हम सीआरपीसी में भी इसकी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बात करते हैं। सीआरपीसी में जो इसका प्रोविजन है 304 है। अब कुछ बच्चे परेशान होंगे कि गुरुजी बीएनएसएस बता ही नहीं रहे हैं, हमसे तो कहा गया था कि बीएनएसएस भी पढ़ाया जाएगा। अरे मैं पढ़ाई कहाँ रहा हूं, मैं तो एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी तो पढ़ना शुरू बाकी है बेटा, है ना। ये तो केवल तुम्हें जोड़ रहा हूं कि जो सीआरपीसी का फंडामेंटल है। देखो फ्री लीगल एड तुम बीएनएसएस बना दो, सीएनएसएस बना दो, डीएनएसएस बना दो, फ्री लीगल एड फंडामेंटल राइट है, तो ऐसा कोई कानून तो बनाओगे नहीं जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो। तो ये फ्री लीगल एड बेटा बीएनएसएस का भी वाइटल पार्ट है, सीआरपीसी का भी वाइटल पार्ट है। ठीक है बेटा। तो राइट टू फ्री लीगल एड सेक्शन 304 सीआरपीसी में मिलता है। उसके बाद जो अंतिम विषय है, फेयर एंड जस्ट ट्रायल। आर्टिकल 14 कहता है सभी के साथ बेटा फेयर ट्रायल होना चाहिए, जस्ट ट्रायल होना चाहिए, एक ही प्रोसीजर के साथ सबका ट्रायल होना चाहिए, एक ही लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है अमीर आदमी को जल्दी न्याय मिल जाएगा, गरीब आदमी को ब्याज में मिलेगा, अमीर आदमी को कोई इम्यूनिटी मिल जाएगी, गरीब आदमी को नहीं मिलेगी। कहा गया ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होगा, वॉयलेशन होगा कि नहीं होगा। तो हमारे सीआरपीसी में ऐसा कोई सिंगल प्रोविजन नहीं है जो डिस्क्रिमिनेट करता है, अमीर गरीब, ऊंची जाति नीची जाति, तुम गोरा मैं काला, तुम अमीर मैं गरीब। ठीक है ना। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है बेटा, पूरी सीआरपीसी बिल्कुल सेकुलर है, एक समान बेटा सब पर लागू होती है। ठीक है। हाँ, तो मैंने जो आज कोशिश की वो ये कोशिश की कि मैं सबसे पहले आपको आने वाले 70-80 घंटों में सीआरपीसी में क्या पढ़ाने वाला हूं, जो स्केड्यूल है वो शेयर कर दूं। कुछ चीजें मैंने आपको बताई, कुछ आपको खुद से पढ़नी है, वो आपको कंटेंट मिलेगा। फिर सीआरपीसी का जो प्रेम्बल है, वही प्रेम्बल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, वही अभी सीआरपीसी का है। फिर सीआरपीसी की जो इस देश में इम्पोर्टेंस है ह्यूमन वैल्यूज वगैरह को लेकर, वो मैंने आपको बताई। फिर मैंने सीआरपीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को बताया, क्योंकि बिना इसे पढ़े यदि तुम सीआरपीसी पढ़ोगे तो तुम बेटा केवल डुग्गी रह जाओगे। डुग्गी पता इलाहाबाद वाले बच्चों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाते थे, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं जो डुग्गी से पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई कहाँ से लिखे ऐसा, कैसा डुग्गी। क्या यार, डुग्गी बड़ी फेमस है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो डुग्गी नहीं बनना है, हमें बनना है एक ऐसा एस्पिरेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जो सीआरपीसी को यहां से लिखे, अपने दिल से लिखे। रट्टा तो सब मारेगा, तुम अलग क्या लिख रहे हो, डुक्की नहीं बनना, अलग क्या लिख रहे हो, वही बेटा पीडब्ल्यू तुम्हें सिखाएगा। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, पीडीएफ बेटा इसी एप्लीकेशन से मिल जाएगी, तो एलयू में भी है ना, तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ 24x7 तो नहीं, लेकिन कम से कम 17-18 घंटे अपने टेलीग्राम पर सातों दिन एक्टिव रहता हूँ। मैं नहीं रहता हूँ तो मेरी टीम रहती है, कुछ मेरी टीम में कौन है, मेरे बच्चे हैं, है ना।
तो वहां पर आपको कंटेंट मिलेगा, मैं मिलूंगा, मेरा टेलीग्राम खुला है। देश में बहुत कम ऐसे एजुकेटर हैं जिनका कोई टेलीग्राम चैनल, मैंने तुम्ही लोगों के लिए बनाया, वो खुला है, ओपन है, आओ बात करो, ठीक है ना। बेटा केलकर आती है कि नहीं, हिंदी में आती होगी, है ना। CLA सही बोल रहे हो। तो अगर आप लोगों को ये सेशन बढ़िया लगा तो जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो वापस अपनी एप्लीकेशन पर जाना, है ना, और क्या करना, वहां पर ऑफलाइन कमेंट करना कि ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो रेटिंग का ऑप्शन तो अभी तुम लोग को दिख रहा होगा। रेटिंग करना इसलिए जरूरी है कि ऊपर बैठे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस क्लास का क्या प्रोग्रेस है। तो रेटिंग दे दो जो भी देना है, और लेकिन ऑफलाइन कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोग मुझे हर क्लास के बाद बेटा ऑफलाइन कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। यस सर, बहुत रेयर है, सब क्लोज कर देते हैं। फैंटास्टिक सर, क्लास का टाइम बार बार चेंज क्यों हो रहा है? अब नहीं चेंज होगा, मेरी क्लास 10 बजे ही चलेगी रोज सुबह। मेरे कुछ बच्चे हैं जिनको बोनाफाइड दिक्कत है, जैसे मेरा एक बहुत प्यारा बच्चा है सुप्रतिम, अब वो परेशान है कि सर कॉलेज जाना है, लेकिन दिक्कत ये है यार कि टीचर की बैंडविड्थ भी तो खाली होनी चाहिए। AP सर शाम को क्रैश में आ ही रहा है तो शाम को आ नहीं सकता। राजस्थान है तो मैम को सुबह माइनर लॉ भी पढ़ाने हैं, तो शिवानी मैम 2.5-3 घंटा माइनर लॉ पढ़ा रही हैं। तो थोड़ा एडजस्ट तो बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखने में लगता है कुछ बच्चे हैं, आप लोगों की संख्या गर्व होनी चाहिए 1,000 के ऊपर जा चुकी है नीति 2.0 के साथ, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे भाई कल कौन सा टॉपिक करेंगे अभी तुमको शेयर कर देंगे, देख लेना, ठीक है। कल क्या कराने वाले हैं? कल बेटा हम लोग डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो चले भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ हाँ एलाइशा चलेगा, माइनर लॉ देख सकती हो बाद में, ठीक है। सर प्लीज प्रोवाइड शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 40 क्लास। अलाइशा तुम ही को अब भेजेंगे हम, हमको मैसेज करो टेलीग्राम पर, तुम ही सबको शेयर करोगी। सर कल कोर्ट जाना होगा 10 बजे। अरे RC, मेरी तुमसे बात हुई थी ना, ये दिक्कत तो रहेगी RC। सर 2 बजे से लेक्चर नहीं हो सकता आपका? नहीं यार, 2 बजे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, BHU जाना होता है ना हमको। PPT बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच एवरीवन। करण, श्लोक, जीनत, समझ में आया ना? यार देखो, टेक्निकलिटी CRPC के लिए कहा जाता है टेक्निकलिटीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, रेदर द डिलीवरी ऑफ द जस्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारा टेक्निकल विषय है, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कब क्या पढ़ाएंगे, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, शक्तिमान ही गंगाधर है, ये याद रखेंगे, ठीक है प्रज्वल। टाइम बेटा रोज सुबह 10 बजे रहेगा मेरी क्लास का, एकदम मजेदार सेशन। वेरी गुड एलाइशा। अनम सर मेरा आंसर देख लीजिएगा, ठीक है अनम। अब आज छोड़ दो, थोड़ा दूसरे का आंसर भी देख ले, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो ना अनम? समझ रही हो ना अनम? चलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कोई बात नहीं RC, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, अपन टेलीग्राम पे भी अब जुड़ गए हैं, ठीक है। तो मुझसे जुड़ी रहना टेलीग्राम पर, मेरी पहली क्लास थी आपसे। माही समझ में आया? ठीक है माही। हाँ मेरी देखो एक कोशिश ये भी है, मैं एक प्रैक्टिस और करूंगा, थैंक यू सो मच अलाइशा, कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे जुड़े कुछ MCQs भी लाइव करा दूं, ठीक है। ना भी कराऊं तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊं। इससे होगा क्या, कोई टॉपिक पढ़े, उससे जुड़ा MCQ कर लिए, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कमी है। और मेंस आंसर राइटिंग तो तुम लोग को करनी ही करनी है कुछ दिनों में। अच्छा, मैं सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप जिस भी राज्य से हैं, आप अपने राज्य का CRPC का PYQ खोल लीजिए, नहीं है तो खरीद लीजिए, पैसा आपको खर्च करना होगा 90-100 रुपया। और आप CRPC के जितने PYQ हैं आज तक के इतिहास में, उसका PDF बनाइए और मुझे बेटा प्रोवाइड कर दीजिए 1-2 दिन में, है ना।
जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड किया, मैंने कितने पीवाईक्यू कवर कर दिए आपके, तो बिना पीवाईक्यू के तो जा ही नहीं सकते। हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलेगी, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क से सफलता मिलेगी। तो हमें स्मार्टली आगे बढ़ना है, उसके लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग मुझे देंगे टेलीग्राम पर। नहीं, नीति 2.0 की अब कोई क्लास नहीं है बेटा। मेरे चैनल का नाम है वो एपी सिंह सर ऑफिशियल। यार तुम लोग बार बार बुलवाते हो, उसको प्रमोट नहीं करने को कहा जाता है, तुम लोग खोज लो, हम नहीं बताएंगे। हर्ष शर्मा, ठीक है बेटा, चलें हर्ष, वेरी गुड। एडवोकेट अभी, जैसे पिछली बार भेजा था इस बार भी भेज दो। बहुत डिफरेंस है मिली जायसवाल। तुमको बेटा हम एक कंटेंट शेयर करेंगे, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, चलो ठीक है। किसी का सवाल रह गया है तो परेशान मत होना, कल ले लेंगे, टेलीग्राम पर ले लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखो। चलिए, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।